देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। मैम। तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एन्युटी, ठीक है। लास्ट दिन हम लोग यहाँ तक कर चुके थे, ठीक है। एन्युटी स्टार्ट करेंगे तो फिर से एक नया कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो एन्युटी क्या होता है। एन्युटी का मतलब क्या होता है, देखो एन्युटी का मतलब है कि अगर हम लोग कोई पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। देखो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब जो है पैसे का वैल्यूएशन टाइम के साथ साथ क्यों चेंज होता है, ठीक है। जैसे बैंक में पैसा रखने से हमें बैंक जब रिटर्न एफडी करते हैं तो 10,000 का एफडी करेंगे तो 10,000 ही रिटर्न देगा, नहीं। उनका एक रेट होता है, रेट के हिसाब से वो 10,000 पे वो रेट चार्ज करके कितने दिन हम लोग उसके पास एफडी कर रहे हैं, उनके पास 1 साल का हो सकता है, 14 डेज का भी होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसे, मंथली भी होता है, मतलब मंथ का भी होता है कि 15 मंथ 17 मंथ इस तरह से, मतलब 1 ईयर समथिंग, या फिर 5 ईयर्स 10 ईयर्स इस तरह से एफडी भी होता है। तो कितने दिन के लिए हम लोग पैसा रख रहे हैं उस हिसाब से बैंक हमें रिटर्न में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करता है। क्यों करता है, रिटर्न में इंटरेस्ट इसीलिए देता है क्योंकि पैसे का वैल्यूएशन क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। आज जो चीज 10 रुपए में मिलता है कल वो हो सकता है 12 रुपए में मिले 1 साल बाद, है ना। एक पेन मान लो आज 10 रुपए आए, कुछ दिन बाद जाओगे वही पेन, कुछ दिन मतलब डिपेंड करता है इन्फ्लेशन कैसे चल रहा है, कि मान लो 1 ईयर बाद वही पेन 10 रुपए से 12 रुपए हो गया। या फिर कोई भी चीज देखो ना, लगातार प्राइजेस जो है वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन चीज तो वही खरीद रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब ये एनुइटी क्या होता है। एनुइटी का मतलब हो गया अगर सीक्वेंस ऑफ पेमेंट हो या रिसिप्ट, देखो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पेमेंट वाला भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, रिसिप्ट, क्योंकि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया है कि किसी ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है तो बैंक कितना इंटरेस्ट देगा, बैंक कितना इंटरेस्ट देगा तो पेमेंट हो गया। और अगर उसी क्वेश्चन में पूछ ले कि उस पर्सन को कितना मिलेगा तो वो रिसिप्ट हो गया। तो सीक्वेंस या फिर सीक्वेंस ऑफ पेमेंट या फिर रिसिप्ट जहां पर पीरियोडिक पेमेंट होता है, ठीक है, पीरियोडिक पेमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, सारा चीज ही बोलेंगे। देखो पीरियोडिक पेमेंट, पीरियोडिक पेमेंट का मतलब है एक टाइम के हिसाब से, ठीक है। पीरियोडिक पेमेंट जैसे मंथली, अगर हम लोग मंथली पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, या फिर मंथली नहीं है तो ईयरली, ईयरली, ठीक है। ईयरली हमें पैसा मिल रहा है या फिर हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं, वट एवर द कंडीशन, ठीक है। क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब है 3 मंथ्स में एक बार, 3 मंथ्स में एक बार अगर हमें पैसा मिल रहा है या फिर हम लोग पैसा रिसिप्ट कर रहे हैं, पीरियोडिक, ठीक है। पीरियोडिक होना चाहिए। फॉर सेम अमाउंट, क्या होना चाहिए, अमाउंट सेम होना चाहिए, फॉर सेम अमाउंट, अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होगा। थर्ड क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ये सारा पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, रेगुलर होना चाहिए, या फिर रेगुलरली लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, ये सारे पॉइंट को हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो सपोज कि तुम लोगों को खरीदना है, सपोज यू वांट टू परचेज लैपटॉप, खरीदना चाहते हो, ठीक है। सपोज 35,000 का, ठीक है, फॉर 35,000। अब बहुत सारा देखो ऑनलाइन में या फिर अगर तुम लोग शॉप में जाके भी खरीदोगे, ऑनलाइन में भी हो जाता है। आजकल क्या होता है, ईएमआई में हम लोग खरीद सकते हैं ना, ईएमआई में खरीद सकते हैं। अभी तो नो कॉस्ट ईएमआई भी आ गया। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब अगर हम लोग ये पेमेंट जो है, ये अगर हम लोगों को इंटरेस्ट के बिना ही करना पड़े तब हम लोग उसको बोलते हैं नो कॉस्ट ईएमआई, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग ये 35,000 मान लेते हैं, ये हम लोग पे करना चाहते हैं
एक बार में नहीं कर सकते, ठीक है, एक बार में पेमेंट नहीं कर सकते, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इसको कितने बार में पेमेंट कर देंगे, 5 टाइम्स में, ठीक है। इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एक्चुअली ईएमआई कैसा होता है, देखो ये 40,000, ऐसे भी होता है कि कुछ डाउन पेमेंट कर दीजिए, वो बहुत बड़े बड़े अमाउंट के लिए होता है, कुछ डाउन पेमेंट कर दीजिए और बाकी पैसे का ईएमआई कर लीजिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर डाउन पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो मतलब डाउन पेमेंट करना है कि नहीं वो डिपेंड करता है। ऑनलाइन में नॉर्मली ऐसा मैटर नहीं होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाके खरीदोगे, लैपटॉप के दुकान वगैरह में जाके, तो बहुत सारे जगह पे बोला जाता है कि कुछ तो डाउन पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है, ऑनलाइन में पूरा ही ईएमआई में मिल जाता है। वैसे अलग अलग वेंडर होते हैं ना ऑनलाइन में, तो जैसे फ्लिपकार्ट से खरीदोगे तो वहां पर अलग अलग वेंडर होंगे, अपना सेलर अपना अपना प्राइस बताएगा, इसलिए सेम लैपटॉप का देख सकते हो कम बेसी होता है, ठीक है। तो मान लो डाउन पेमेंट हम लोग कर रहे हैं कितने का, यहाँ पर डाउन पेमेंट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 5,000 का, ठीक है। 5,000 का डाउन पेमेंट कर दिया, ठीक है। रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग जो है कितना होगा, रिमेनिंग हो जाएगा 40,000 -5,000, ठीक है। रिमेनिंग कितना हो गया, 35,000। अब ये 35,000 हम लोग एट ए टाइम नहीं दे सकते हैं, हम लोग सोच रहे हैं इसको मंथली दे देंगे, ठीक है, इसको मंथली दे देंगे। तो फिर जहां से खरीद रहे हैं वो हमें ये समझा रहे हैं, ठीक है आप मंथली दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब हम लोग 35,000 नहीं, आपसे कुछ ज्यादा चार्ज करेंगे। तो हम लोग पूछ सकते हैं ऐसा क्यों। ऐसा इसीलिए, देखो आज अगर आज अगर इनको जो हमें ये बेच रहे हैं, आज अगर इनको मिल जाता है 35,000, ठीक है, मान लो ये है मिस्टर ए, जिनके दुकान से हम लोग खरीद रहे हैं, मिस्टर ए, इनका इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, इनके पास से खरीद रहे, ये हमें समझा रहे, देखिए आज अगर आप हमें 35,000 दे देते, मतलब पूरा 40,000, तो हम अपने बिजनेस में लगा के इससे ज्यादा इनकम कर सकते ना। इनका लॉजिक क्या है, ये क्यों 35,000 से ज्यादा मांग रहे हैं, ये बोल रहे हैं हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, आप ये पैसा मुझे एक काम कीजिए 5 टाइम्स में दे दीजिए, ठीक है, 5 मंथ्स में, मतलब 1 2 3 4 5 करके 5 मंथ्स में दे दीजिए, तो इससे आपका बेनिफिट होगा, लेकिन मेरा तो लॉस है। मुझे आज ही अगर 35,000 मिल जाता है, हम इसको बिजनेस में लगा के अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि मेरा कस्टमर किसी और दुकान पे चले जाए, ठीक है। तो हम भी फैसिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन हम इसके बदले आपसे क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है, और आपको ईएमआई दे देते हैं। इसको बोलते हैं ईएमआई, ठीक है। ईएमआई सुने ही होंगे, ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट मतलब कुछ पैसा पहले, फिर कुछ पैसा, दैट इज इंस्टॉलमेंट। मंथली यानी अगर हम लोग मंथली दे रहे हैं, हर महीने अगर दे रहे हैं, तो वो मंथली हो जाएगा ना, नॉर्मल सा बात है। इक्वेटेड मतलब होता है इक्वल, इक्वेटेड का मतलब होता है इक्वल। अब अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सिंपल वे से करें, अगर हमें मंथली इंस्टॉलमेंट 5 दिए गए हैं, ठीक है, 5 टाइम्स में हम लोग पे कर सकते हैं, तो ये 35,000 को अगर हम लोग 5 टाइम्स में पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,000 करके। तो इनको फायदा क्या होगा, सोचो, इनको फायदा क्या होगा, इनको 7,000 करके अगर मिलेगा, इनको फायदा क्या होगा, ही नहीं होगा। तो ये क्या बोल रहे, ये बोल रहे देखो मेरा तो लॉस है, मुझे ये 35,000 अगर 5 महीने बाद भी मिलेगा, देखो अगर ये हमसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं, 5 टाइम्स में अगर ये हमसे वही पैसा मांग लेते जो आज मिलेगा, अगर ये बोलते ठीक है 7,000 करके मुझे 5 बार में दे दो, तो इनका लॉस है। देखो क्यों लॉस है, ये देखो 1 2 3 4 5, इनका लॉस क्या है, आज इनको जो 35,000 मिलता, 5 मंथ्स बाद भी इनको 35,000 भी मिलेगा, वो भी बार बार में, ठीक है। तो इनका लॉस हो जाएगा, ठीक है, इनका लॉस हो जाएगा। लॉस इसीलिए होगा क्योंकि एक बार 7,000 मिला, फिर 1 मंथ बाद 7, फिर 1 मंथ बाद 7, ये पैसे का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है, क्योंकि महंगाई होते जाता है डे टू डे, मतलब एक इन्फ्लेशन रेट तो हमारा एप्लीकेबल होते ही जाता है, तो ये 35,000 का परचेजिंग पावर धीरे धीरे कम होते जाएगा, ठीक है। इसलिए ये बोलेंगे ठीक है हम 35,000 नहीं लेंगे, हम आपसे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करेंगे। तो ये बोलेंगे 5 टाइम्स में आप मुझे दे दीजिए, आप कितने करके दीजिएगा, ये इन्होंने बोल दिया आपका ईएमआई हो रहा है 7,500 पर मंथ करके, इन्होंने बोल दिया। तो इसका मतलब ये हमसे 7,500 करके 5 मंथ्स जो है ले लेंगे, कितना हो जाएगा
37,500, तो 35,000 के जगह इन्होंने 37,500 ले लिया, यानी एक्सेस कितना चार्ज किया, एक्सेस चार्ज किया इन्होंने, माइनस कर दो 2500 हो जाएगा। 35,000 का चीज जो हम लोगों ने परचेज किया तो है 40,000, डाउन पेमेंट कर दिया 5,000 इंस्टेंट, और बाकी पैसा बोला कि अभी नहीं दे सकते हैं, ईएमआई कर दीजिए, बताइए आपका ईएमआई कितना होगा। तो इन्होंने समझाया ईएमआई 7,000 का तो हम दे नहीं सकते 5 बार में, मान लो कस्टमर बोला 5 बार होता तो बेटर, ईएमआई अलग अलग होता है ऑप्शंस, ठीक है, जितने कम टाइम में पे करोगे उतना कम इंटरेस्ट लगेगा। जैसे यहाँ 2,500, अगर इसी पैसे को 10 बार में दोगे तो और भी जो है इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तब ईएमआई ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना देरी करोगे दुकानदार के लिए उतना लॉस है, वो अपना लॉस रिकवर करने के लिए उतना कॉस्ट चार्ज करते जाएगा, ठीक है। तो वो 2,500 का लॉस चार्ज कर लिया कि मुझे 2,500 एक्स्ट्रा चाहिए ताकि 35,000 आज मेरे पास आए और 35,000 मेरे पास 5 मंथ्स बाद आए, दोनों का पावर जो है, मतलब दोनों का जो वैल्यूएशन है वो इक्वल हो जाए, क्योंकि आज के डेट पे 35,000 और 5 मंथ्स बाद 37,500 ये इक्वल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने इस हिसाब से 2,500 का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ईएमआई। तो मैंने तो यहाँ पर जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल के साथ कैलकुलेट करके दिखाया, रेट वेट से कैलकुलेट होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग एन्युटी समझने का कोशिश करें, इसीलिए मैंने इस तरह से किया। ये एक एन्युटी है, क्यों बताओ, क्योंकि पीरियोडिक पेमेंट था, ये पूरे क्वेश्चन में पीरियोडिक पेमेंट था, कैसा, मंथली पेमेंट था, कैसे करके करना है, मंथली पे करना है, जिनसे लैपटॉप खरीदे हैं, तो पीरियोडिक पेमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ, ये वाला है, नेक्स्ट बोल रहा है सेम अमाउंट, सेम अमाउंट ही हो रहा है, देखो 7,500 करके पर मंथ हम लोग पे कर रहे हैं, तो सेम अमाउंट। रेगुलरली, रेगुलरली मतलब जैसे लगातार 5 मंथ्स पे करना है, लगातार 5 मंथ्स पे करना है, 5 टाइम्स का मतलब ऐसा नहीं कि आज कर दिया, फिर 2 महीने बाद एक बार कर दिया, फिर 3 महीने बाद एक बार कर दिया, फिर लगातार 2 बार कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। अगर मंथली है तो मंथली कंसिक्वेंटली मंथली होता जाएगा, मंथली में कोई गैप नहीं होगा, ईयरली होगा तो ईयरली में कोई गैप नहीं होगा। कोई लोन लेते हो बैंक से तो ऐसा थोड़ी है इस मंथ दे दिया ईएमआई, दूसरे मंथ नहीं दिया, होता है ऐसा कि हम लोग अगर नहीं दे पाए तो क्या होगा, क्या बैंक कोई ऑप्शन नहीं देता है, देता है ना, वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेगा, ठीक है आपका। अब बैंक में जाके बात करना पड़ेगा, बैंक को कन्विंस करना पड़ेगा, देखिए मुझे प्रॉब्लम है, हम इस मंथ नहीं दे सकते, नेक्स्ट मंथ दोनों दे देंगे, बैंक बोलेगा ठीक है, हम मान लेते हैं आपने फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट किया, अब बैंक मानेगा कि नहीं मानेगा वो डिपेंड करता है कस्टमर पे, अगर रिकॉर्ड अच्छा होगा तो मान लेगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेगा, ठीक है, फिर आप थोड़ा इस जो इंटरेस्ट दे रहे थे और भी थोड़ा सा इस महीने ज्यादा दीजिएगा क्योंकि आपने डीले किया है, ठीक है। तो सेम अमाउंट होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए, तो ये मेरे एग्जांपल में देखो पीरियोडिक पेमेंट था, मंथली पे करना था इस मिस्टर ए को, कितना करके 7,500 करके, सेम अमाउंट पे करना था, ठीक है, 7,500 करके मंथली, हर मंथ। अब मंथली मतलब हर मंथ का एक डेट डिक्लेयर हो जाएगा, जैसे मान लो 5 तारीख को, 11 तारीख को एक डेट पूछ लिया जाता है, आपका कंफर्टेबल क्या है, देखो नॉर्मली 15 से आगे का डेट दिया जाता है, या तो फर्स्ट वीक का डेट होता है या तो सेकंड वीक का होता है, इसी तरह से ईएमआई डिडक्ट होता है, तो कोई कोई फर्स्ट वीक ले लेता है, 5 तारीख 7 तारीख ऑफर किया जाता है, या फिर नेक्स्ट वीक का हो जाता है 11, ठीक है, ऐसा नहीं कि 20-25 तारीख को हो, ऐसा कम ही होता है, तो नॉर्मली जो है स्टार्टिंग का ही, मंथ का स्टार्टिंग का डेट लिया जाता है, या फिर जो भी डेट कस्टमर और दुकानदार के अंदर एग्री करके फिक्स्ड किया गया हो तो वो चलता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डेट पे देना पड़ेगा और उसी डेट पे सारा ईएमआई कंप्लीट करना पड़ेगा, और स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ये पूरे 5 मंथ्स का पीरियड है, ठीक है, ये पूरे 5 मंथ्स के लिए परचेज हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एन्युटी, क्योंकि एन्युटी ऐसा एक पेमेंट या रिसिप्ट है। अब देखो मिस्टर ए के लिए रिसिप्ट है, और जो खरीद रहे हैं मतलब तुम लोग या फिर हम खुद को भी अगर मान लेते तो मेरे लिए वो पेमेंट है, तो मैंने पीरियोडिक पेमेंट किया मंथली, कितना करके 7,500 करके, हर मंथ किया, नो ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक, हर मंथ किया, और 5 मंथ्स के लिए लगातार किया, अगर ऐसा होता है इस तरह के पेमेंट को बोला जाता है एनुइटी, ठीक है, इस तरह के पेमेंट को बोला जाता है एनुइटी। अब देखो यहाँ पर कौन सा एनुइटी है और कौन सा एनुइटी नहीं है तुम लोगों को मुझे बताना है यहाँ से देख के, ठीक है। जैसे ये वाला मुझे बताओ, ये टेबल 4.1 ये, और यहाँ पर टेबल 4.2, मुझे जस्ट इतना बताओ, यहाँ पर एक पेमेंट का पैटर्न दे रखा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, मुझे बोलो ये पेमेंट हो या रिसिप्ट,
वो तो एक ही बात है ना, उससे हमें क्या लेना देना, किसी के लिए पेमेंट होगा, किसी के लिए रिसिप्ट होगा, ठीक है। तो क्या ये एन्युइटी है? एन्युइटी का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी मैंने समझाया, बताया, लिखवाया, मुझे सिर्फ इतना बोलो, क्या ये एन्युइटी होगा या फिर नहीं होगा? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? बोलो, मुझे आंसर चाहिए, बोलो क्या ये एन्युइटी होगा? है मैम, एनुइटी है। एन्युइटी क्यों है बोलो, अगर ये एन्युइटी है तो क्यों है बोलो? मैम ये रेगुलर बेसिस पे है। लेकिन एक क्राइटेरिया से तो नहीं होगा ना, सारा होना चाहिए। रेगुलर तो है ईयर, ये सही बोल रहे हो, रेगुलर तो है, सही बोले हो, लेकिन बाकी बाकी भी चेक करो कॉपी से। बाकी पीरियोडिक पेमेंट है, ठीक है, पीरियोडिक पेमेंट है, हर ईयर है, रेगुलर है, लेकिन क्या सेम अमाउंट? और ये वाला चेक करो, सेम अमाउंट वाला हो रहा है? सेम अमाउंट है? अमाउंट देखो। नो मैम। नहीं, इसीलिए ये एन्युइटी नहीं होगा, ठीक है। सारा का सारा कंडीशन फुलफिल होगा तब जाके एन्युइटी होगा। इसमें सभी कंडीशन फुलफिल किया, क्या फुलफिल किया? पीरियोडिक पेमेंट था, कैसे? ईयरली था। कैसे पता चला? ये देखो, ईयर 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 लिखा हुआ है, हर साल के एंड में देना पड़ेगा, ठीक है। सेम अमाउंट, यही वाला यहाँ पर नहीं मैचअप हुआ, इसीलिए ये एन्युइटी नहीं हुआ। दूसरा रेगुलर था, तो रेगुलर यहाँ पर तो कुछ ब्रेक हुआ नहीं है, देखो इसका मतलब रेगुलर है, ये मान लेते हैं हम लोग, तो ये वाला भी हुआ। और स्पेसिफिक पीरियड वो भी दिख रहा है, देखो यहाँ काउंट करोगे तो स्पेसिफिक पीरियड 1 से लेके 5 तक स्पेसिफिक पीरियड। लेकिन क्योंकि ये इक्वल अमाउंट नहीं है, इस वजह से ये एन्युइटी नहीं होगा। तो सारा का सारा पॉइंट्स जो है वैलिड होगा तभी एन्युइटी होगा, ठीक है। अब ये वाला बताओ, क्या ये एन्युइटी होगा? ये देख के, और होगा तो क्यों, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये बताओ। बोलो, कोई बात नहीं नहीं, होगा गलत मैम, हो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बोलो? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे नहीं है। हाँ, यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया। ऐसे ईयर एंड हुआ, ठीक है, दो रेगुलर पेमेंट हो रहा था, सेम अमाउंट हो रहा था, एक स्पेसिफिक पीरियड भी है, लेकिन मिडिल में गैप है। अगर गैप है इस वजह से ये एन्युइटी नहीं होगा, तो ये एन्युइटी नहीं बन सकता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला, क्या ये एन्युइटी होगा? इसमें 5,000 5,000 5,000 5,000 करके है, ये बताओ क्या ये एन्युइटी होगा? ये वाला जो टेबल है, क्या ये एन्युइटी हो रहा है? सारा क्राइटेरिया कॉपी में लिखा हुआ होगा, देखो कॉपी से देखो और मैच करके बताओ एन्युइटी होगा कि नहीं। है मैम। यस हाँ, मैम। हाँ, ये एन्युइटी होगा ना। इसमें रेगुलर पेमेंट है, ठीक है, सेम अमाउंट है, स्पेसिफिक पीरियड है, ठीक है, और एक क्या था, तीन तो बोला, और एक क्या था मेरा यहाँ पर, सेम अमाउंट, रेगुलरली, रेगुलरली है, कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस देख के हम लोग बता सकते हैं कि एन्युइटी है कि नहीं। तो इससे हमारा एन्युइटी का नॉलेज तो बन गया, एन्युइटी का ग्रिप आ गया कि हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, कि ये हम लोगों का एन्युइटी कहलाता है, ठीक है। अब मंथली हो, ईयरली हो, क्वार्टरली, पैटर्न का कुछ भी हो, जैसे एग्जांपल में यहाँ हर हर वाला ईयर था, मैंने यहाँ मंथली दिया, वो कुछ भी हो, ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो चलो, हम लोगों को एन्युइटी समझ में आया। अब एन्युइटी दो तरीके का होता है, ये समझते हैं कि क्या होता है। एन्युइटी दो तरीके का होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ एन्युइटी। अच्छा, टाइप्स ऑफ एन्युइटी में क्या क्या आएगा, देखो टाइप्स ऑफ एन्युइटी में पहला आएगा एन्युइटी रेगुलर, समझा देंगे क्या होगा, अभी लिखो। एन्युइटी ड्यू, ठीक है। अब ये क्या चीज है? एक तो मैंने लिख दिया एन्युइटी ड्यू, एन्युइटी रेगुलर, कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। देखो, एन्युइटी रेगुलर का मतलब क्या होता है? एन्युइटी रेगुलर का मतलब, तुम लोग अगर कभी भी इंस्टॉलमेंट में कुछ खरीदोगे, तो एक चीज बताओगे कि ईएमआई कब से स्टार्ट होता है? जिस मंथ में खरीदते हो उस मंथ से होता है, अगर कभी खरीदे हो। और अगर नहीं भी खरीदे हो, किसी ने खरीदा है, तो उसका अगर कोई प्रीवियस नॉलेज है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और अगर नहीं है तो हम बता देंगे। मान लो आज कितना तारीख है, जैसे मान लो आज 7 तारीख है, ठीक है, आज है 7 सितंबर 2022। ये वाला लैपटॉप का जो एग्जांपल दिया, मान लो आज ही खरीदे हो लैपटॉप, आज डाउन पेमेंट कर दिए 5,000। जस्ट मुझे एक अपने नॉलेज से बताओ, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है, मतलब खरीदा है तो भी ठीक है, और अगर कुछ अपना दिमाग से भी बता सकते हो कि आज अगर लैपटॉप खरीद रहे,
टुडे, ठीक है, आज अगर लैपटॉप खरीद रहे हैं 40,000 वाला, जिसका डाउन पेमेंट कर दिया हम लोगों ने 5,000, तो दुकानदार हम लोगों से ईएमआई कब से चार्ज करेगा? क्या आज ही से चार्ज करेगा या फिर कब से चार्ज करना चाहिए? क्या लगता है तुम लोगों को? कोई मतलब कोई भी ऐसे दिमाग में कुछ भी आ रहा है, कब चार्ज करेगा? मैम नेक्स्ट मंथ से। नेक्स्ट मंथ से चार्ज करेगा। अगर आज ही हमारे पास होता तो डाउन पेमेंट के साथ उसको भी जोड़ देते, एक्स्ट्रा क्यों देंगे किसी को? अगर मेरे पास आज ही होता ये मतलब मेरे, पहला बात है मेरे पास अगर पैसा सही, मतलब मेरे पास इतना कैश होगा, पहला बात है हम 35,000 की जगह 37,500 क्यों दे किसी को? नहीं देंगे, हम पूरा 40,000 दे के ही खरीद लेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन किन के लिए होता है? जिनको एक बार में पेमेंट करने में मुश्किल है, ठीक है, वो ये ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। तो अगर आज ही मुझे कोई बोलेगा आपका डाउन पेमेंट तो कर दीजिए और इंस्टॉलमेंट भी आज ही से दे दीजिए, तो बस हो गया, फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट में क्यों ले? नहीं लेंगे, नहीं है, नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे चीजों का परचेज, जो चीज खरीदने पे हम लोग को इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, नॉर्मली क्या होता है, बाद में देना पड़ता है। एटलीस्ट जिस दिन खरीद रहे उस दिन से तो इंस्टॉलमेंट हम लोगों का स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह के एन्युटी को हम लोग बोलते हैं एन्युटी रेगुलर। नॉर्मली हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से हो सकता है कि अगर एकदम मान लो आज जैसे 7 ही तारीख है तो इस मंथ के एंड से भी कर सकता है, कभी कभी 27 तारीख होगा, मान लो 27 कर दिया, या फिर अक्टूबर के 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, ऐसा, ठीक है। लेकिन एंड में होगा, एंड में एटलीस्ट एक गैप मेंटेन होगा खरीदने के बाद, ठीक है। तो इस तरह के एन्युटी को बोलेंगे एन्युटी रेगुलर। तो लिखो इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग at the end of the पीरियड, ठीक है। नॉर्मली जिस पीरियड में हम लोग परचेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मंथली परचेस कर रहे हैं, ईयरली परचेस कर रहे हैं, तो जिस ईयर भी परचेस करते हैं, जिस मंथ भी, जैसे देखो ईयरली का हो सकता है ना, बड़ा बड़ा जो ट्रक वगैरह हो सकता है उसका ईयरली इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक है। बड़ा जो व्हीकल वगैरह होता है जिसका बहुत ज्यादा ईएमआई होता है, वो सब ईयरली होता है, ठीक है। लेकिन ये छोटा मोटा चीज जैसे लैपटॉप हो गया, एसी हो गया, आजकल तो हर एक चीज इंस्टॉलमेंट में आ सकता है, मोबाइल हो गया, तो वो सब मंथली होता है, वो सब ईयरली कोई नहीं देगा, लॉस है ना दुकानदार के लिए, वो ईयरली कैसे देगा, ठीक है। तो देखो इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, पीरियड का मतलब है जैसे मंथली ले रहे हैं तो मंथ के एंड में, ईयरली इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं तो ईयर के एंड में, अगर क्वार्टरली ले रहे हैं तो क्वार्टर के एंड में, मतलब जब ड्यू होगा। जैसे ये देखो ये 7 तारीख है तो हो सकता है कि सितंबर के एंड में बोल दिया, ठीक है। अगर यही वाला ये 7 सितंबर की जगह ये अगर 30th ऑफ सितंबर होता तो नेक्स्ट मंथ के एंड में हो जाता, इस तरह से। तो स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका लिखो, generally used for लोन, ठीक है, लोन वगैरह के लिए। जैसे ये लैपटॉप तो लोन में ले रहे हैं, ईएमआई का मतलब क्या, इंस्टॉलमेंट में ले रहा है, इंस्टॉलमेंट का मतलब तो लोन ही हो गया ना। अगर पे नहीं किए, दुकानदार से रिक्वेस्ट करके ले लिए ना 35,000 का उधार, और ये उधार जब हम लोग इसको रीपे करने गए तब हम लोग को 37,500 का मतलब कॉस्ट आ गया, ठीक है, मतलब 2,500 ज्यादा हो गया। तो नॉर्मली जब कोई लोन में कुछ भी परचेस करते हैं तब उसका जो इंस्टॉलमेंट होता है वो एन्युटी रेगुलर कहलाता है। एन्युटी रेगुलर का मतलब है एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। अब एन्युटी ड्यू क्या होता है, देखो एन्युटी ड्यू, अच्छा अब मान लो कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि मान लो कुछ एसआईपी करना चाहते हो। एसआईपी का मतलब पता है? एसआईपी शायद तुम लोग को ना पता हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, ठीक है। आरडी सुने हो कभी, रेकरिंग डिपॉजिट। जैसे मान लो पोस्ट ऑफिस में, बैंक में आरडी कर सकते हो। आरडी का मतलब हर मंथ मान लो बैंक में 500 रुपए करके जमा कर रहे हो, 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, तो हो गया एन्युटी, हर मंथ कर रहे हो, मंथली हो गया। तो तुम लोग बैंक में एक स्कीम बना लियो कि हम लोग बैंक में एक आरडी ओपन करेंगे, जैसे फिक्स डिपॉजिट किया जाता है, सेविंग्स अकाउंट ओपन किया जाता है, वैसे चाहो तो आरडी कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस में भी होता है, ठीक है। एक छोटा सा मतलब जैसे मैनुअल बुक रहता है, तो अगर कोई एजेंट के थ्रू से करते हो तो वो एजेंट घर पे आके हर मंथ 500 रुपए करके ले जाता है। मंथ क्या, डेली बेसिस का भी होता है, डेली का 10 रुपए करके भी तुम चाहो तो जमा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट, हम लोग अपने पैसे को कहीं जमाते हैं। इससे क्या होता है, घर पे रख के हमें ऐसा लगता है कि घर पे 10 रुपए तो बढ़ने वाला है नहीं, रोज अगर 10 रुपए करके दे देंगे, डिपॉजिट करेंगे तो वो रिटर्न में कुछ हमें एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है। तो मंथली भी हो सकता है, मान लो मंथली 500 करके डिपॉजिट कर रहे हो तो भी चलेगा।
तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो उसका पेमेंट कब से होना चाहिए? क्या उसका आज सोचे हो तो क्या सितंबर के लास्ट में दोगे, या फिर आज सोचे हो तो आज से ही देना पड़ेगा? बोलो। अगर इन्वेस्टमेंट का बात आता है, इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो आज सोच रहे हो तो क्या आज से ही देना पड़ेगा, या फिर आज सोच लिए और एंड से दोगे तो भी चलेगा? बताओ। नहीं समझ में आया शायद मेरा पॉइंट। देखो, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने सोचा कि हम एक करेंगे आरडी, ठीक है, आरडी करेंगे 1 ईयर का, ठीक है, या फिर 6 मंथ्स का कर देते हैं। देखो, हम आरडी बनाएंगे 6 मंथ्स का। हम एक आरडी करना चाहते हैं। आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब तो पता है, जमा करना। रेकरिंग मतलब रीऑकरिंग, जो बार बार होगा, ठीक है। तो मैंने एक स्कीम ले लिया है, पोस्ट ऑफिस का एक स्कीम मुझे पसंद आया, जो कि है 500 करके पर मंथ डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, 500 करके पर मंथ डिपॉजिट करना है, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो मुझे अगर इन्वेस्ट करना है तो ये 500 का इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट करना पड़ेगा? बोलो। इमीडिएट वे में करना पड़ेगा, है ना। ये जब, जैसे मान लो स्कीम अगर ऐसा है कि एंड ऑफ द मंथ से देना है तो एंड ऑफ द मंथ, अगर स्कीम बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा कि खरीद लिया, आज कुछ डाउन पेमेंट कर दिया, और खरीद, अगर डाउन पेमेंट नहीं भी किया, खरीदने के बाद नेक्स्ट मंथ से इंस्टॉलमेंट चालू होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इमीडिएटली करना पड़ेगा, और जिस दिन से करेंगे उस दिन से हमें इफेक्ट मिलेगा, ठीक है, उस दिन से हमें इफेक्ट मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एनुइटी ड्यू, ठीक है। एनुइटी ड्यू मतलब, देखो क्यों ऐसा होता है, हम समझाते, पहले लिख देते फिर और थोड़ा सा समझा देते अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, दैट इज इमीडिएटली। इमीडिएटली एग्जाम्पल, generally used for investment। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट का सोचते हैं, जैसे मैंने बोला कि बैंक में मान लो अगर हम लोग आरडी करते हैं या पोस्ट ऑफिस में आरडी करते हैं, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट ऐसा नहीं होगा कि आज सोचा तो मंथ के एंड से देंगे तो हमारा काम होगा, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इंस्टॉलमेंट जो है इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इमीडिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, मैटर को समझो, यहाँ पर इमीडिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पर जब इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा वो हमेशा ट्रांजैक्शन डेट के बाद एंड ऑफ द पीरियड से ही स्टार्ट होगा, बट यहाँ पर इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। हम लोगों ने सोचा, एक फॉर्म लाया, फिलअप किया, ठीक है, स्कीम समझ लिया, तो अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो वो आज ही से करना है। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से ही नॉर्मली करने पे बेनिफिट होता है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से ही हमें ये करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। तो ये होता है एनुइटी ड्यू, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट होता है ना वो मंथ के स्टार्टिंग से, ईयर के स्टार्टिंग से ऐसे होता है, मिडिल से नहीं होता है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट द एंड, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, जो भी पीरियड है, मंथली हो, क्वार्टरली हो, ईयरली हो, वो बिगिनिंग डेट को लिया जाता है, एंडिंग डेट को नहीं लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एंड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो एंड से होता है उसे एनुइटी रेगुलर बोलेंगे, और जो बिगिनिंग से होता है उसे एनुइटी ड्यू बोलेंगे। अब ड्यू का मतलब क्या होता है? ड्यू का मतलब होता है, ये देखो, जैसे मैंने ये 500 डिपॉजिट करने का सोचा 6 मंथ्स के लिए, है ना, 6 मंथ्स के लिए, तो मुझे एक्स्ट्रा 6 मंथ्स बाद हम ये पैसा जो है विड्रॉल कर सकते हैं। तो 500 करके, वैसे मैंने डिपॉजिट कितना किया है 6 मंथ्स का, 3000 रुपीज। लेकिन जब हम ये पैसा विड्रॉल करेंगे ना, मान लो हमें पोस्ट ऑफिस से मिल गया 3500, 500 एक्स्ट्रा मिला, क्यों मिला? उन्होंने इंटरेस्ट दिया, ठीक है, उन्होंने इंटरेस्ट दिया। तो ये 500 ड्यू होते जा रहा था, ठीक है, या फिर इसको 600 कर देते, 3600 मिला सपोज, तो मुझे 600 ज्यादा मिला, मतलब पर मंथ 100 रुपीज का इंटरेस्ट मुझे दे दिया गया, पर मंथ 100 रुपीज। लेकिन ये कब मिलेगा पता है? जब हम 6 मंथ्स के एंड में पैसा ड्रॉ करेंगे तब मुझे ये 3600 मिलेगा, मिडिल में नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है? ड्यू होते जा रहा है। 100 ड्यू हुआ, रिसीव्ड नहीं हुआ। ड्यू मतलब मेरा इनकम जनरेट तो हुआ बट मुझे रिसीव नहीं हुआ, फिर ड्यू हुआ, फिर ड्यू हुआ, फिर ड्यू हुआ, फिर ड्यू हुआ। ये सब अकाउंटिंग टर्म होता है। ड्यू का मतलब कुछ नहीं, ड्यू का मतलब ये इनकम जो है मेरा है, मुझे मिलना चाहिए बट अभी तक नहीं मिला है, उसे बोलते हैं ड्यू।
इनकम मेरा है, मुझे मिलना चाहिए बट अभी तक नहीं मिलता है, उसे बोलते हैं ड्यू। तो ये हो गया ड्यू, ड्यू बेसिस होता है, ठीक है, ड्यू होते जा रहा है, लेकिन कब मिलेगा, जब पूरा टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लीट कर लेंगे तब मिलेगा, ठीक है, तब मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से नॉर्मली ये वाला स्कीम होता है, इसको एन्युटी ड्यू बोला जाता है, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा भी हो समझ में आया होगा, बाकी और भी क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया दो तरह का एन्युटी, एन्युटी ड्यू एंड एन्युटी रेगुलर। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल लिखवा देते हैं एन्युटी का। एन्युटी का एग्जाम्पल देखो, पहला लोन टू बी रीपेड विथ इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इक्वल इंस्टॉलमेंट में अगर हम लोग लोन रीपे कर रहे हैं तो वो एन्युटी होता है, क्यों, क्योंकि लोन का पेमेंट का एक स्पेसिफिक डेट होता है, ठीक है, नॉर्मली मंथली होता है, मंथली 5 तारीख 11 तारीख हो सकता है, ठीक है। और लोन जो है 5 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, 15 साल, स्पेसिफिक पीरियड होता है। और ईएमआई का अमाउंट भी एक स्पेसिफिक होता है, जैसे मान लो 20,000 पर मंथ करके, ठीक है। तो लोन टू बी रीपेड विथ इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये एन्युटी का एग्जाम्पल, ये किस चीज का एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ एन्युटी। अच्छा, नेक्स्ट देखो, रेकरिंग डिपॉजिट, अभी समझाया मैंने, रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, ये एक स्कीम होता है, ठीक है। जैसे एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट का क्या होता है, 5 साल का एफडी कर दिया, 5 साल के पहले वो पैसा हम लोग बैंक से नहीं निकाल सकते, ठीक है, बैंक में रख सकते हो, पोस्ट ऑफिस में भी होता है, लेकिन अगर निकाल नहीं सकते हो, लेकिन अगर ऐसा थोड़ी ना है जबरदस्ती की निकाल ही नहीं सकते, हम लोग विथड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो रिटर्न आने वाला था वो नहीं आएगा, ऊपर से पेनल्टी लग जाता है, ठीक है, रिटर्न नहीं मिलेगा उतना, इसको आरडी बोलते हैं, ठीक है। घर पे अगर कभी देखा हो, सुने होगे, रेकरिंग डिपॉजिट, एफडी, ठीक है। और एसआईपी भी होता है, एसआईपी भी एक तरह का पैसा डिपॉजिट करने का स्कीम होता है, इसका पूरा नाम क्या है देखो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी कर सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब हम लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट प्लान किया कि आज अगर 5 लाख रखेंगे 10 साल बाद 10 लाख हो जाएगा, ऐसा स्कीम होता है, सिस्टमेटिक वे से होना चाहिए। और ये एसआईपी जो है ना, इसमें रेगुलर बेसिस पे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है डिपॉजिट करते जाना चाहिए, ठीक है, मतलब करते जाना पड़ता है, जैसे आरडी का होता है, एसआईपी, ये सब नाम मैंने बताया अलग अलग, ठीक है। रेकरिंग डिपॉजिट होता है, एसआईपी होता है, लोन का ईएमआई होता है, ठीक है, ये सब हो गया एन्युटी, ठीक है। अब हम लोग एनुइटी और जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पे एक दोनों का एक डिफरेंस देखेंगे, ताकि हम लोग फॉर्मूला बहुत इजीली समझ पाए। जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पर 10,000 जो है डिपॉजिट किया है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बेसिस पे, ठीक है, 2 इयर्स के लिए। तो फर्स्ट ईयर, ठीक है, फिर हो गया सेकेंड ईयर, मैंने 2 इयर्स ही दिखाया। तो यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट ईयर का एंड, ये हो जाएगा सेकेंड ईयर। अब 10,000 अगर हम लोगों ने डिपॉजिट किया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 10% रेट ऑफ पर एनम का मतलब होता है ईयरली 10 रुपीज मिलेगा। अगर हम लोग 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर 10,000 इन्वेस्ट किए हैं तो कितना मिलेगा, यूनिटरी मेथड क्या हो जाएगा, 100 इन्वेस्ट करने पे 10 मिलेगा, 1 इन्वेस्ट करने पे 10/100 मिलेगा। तो 10,000 इन्वेस्ट करने पे यूनिट, देखो 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे 10 रुपीज मिलेगा, 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे कम मिलेगा, कम मिलने से डिवाइड किया जाता है, कम मिलने से डिवाइड होता है, ठीक है, कम मतलब डिवाइड, ज्यादा मतलब मल्टीप्लीकेशन। नाउ 10,000 डिपॉजिट करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, तो इंटू 10,000, ठीक है, 10,000। अब कितने टाइम पीरियड के लिए, ये तो 1 ईयर के लिए है कि 10 रुपीज मिलेगा 100 इन्वेस्ट करने पे, ये 1 ईयर के लिए, कैसे पता चला, पर एनम लिखा हुआ है, ठीक है। अब 1 ईयर के लिए हम लोग भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू 10,000 इंटू 10%, है ना, 10% मतलब 10/100 इंटू 1 ईयर, ठीक है, इंटू 1 ईयर। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा 100 रुपीज, ठीक है, 10,000 इंटू 10% इंटू 1, ये हो गया 100 रुपीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो,
ये 10,000 डिपॉजिट किया था बैंक में मान लो, और 1 ईयर रख दिया, 100 रुपीज इंटरेस्ट मिल गया। तो ईयर एंड में हम लोगों ने देखा अपना पासबुक चेक करके कि हमारे अकाउंट में 10,000 तो हम लोगों ने डिपॉजिट किया था, वो तो दिखना ही चाहिए, प्लस 100 हमारे पास आ गया है 10। यहाँ पर इसको ना 1000 कर देते हैं, इसको 1000 कर देते हैं, नहीं तो काफी लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। 1000 इंटू 10,000 होने से ज्यादा होगा, वैसे भी देख लेते 1000 इंटू 10%, 0 0 0 0 कैंसिल, हाँ 100 हो जाएगा, वही ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये एक एक जीरो हटा देते, 1000 कर देते। ठीक है, तो 1000 पे 100 रुपीज हो जाएगा। फिर 1000 तो था ही, हम लोग अगर अपना पासबुक चेक करेंगे 1000 तो डिपॉजिट किया था, वो तो होना ही चाहिए। 100 रुपए मिल गए तो कितना हो गया 1100। ठीक है, अब बैंक हमें फिर से इंटरेस्ट देगा, 2 साल का स्कीम था, फिर से बैंक हमें इंटरेस्ट देगा। हम लोग चेक कर रहे हैं कितना इंटरेस्ट देगा बैंक हमें। रेट क्या है, वही 10% ही है साल का। ठीक है, अगर 100 रुपए डिपॉजिट करेंगे तो 10 रुपीज मिलेगा, ये फिक्स्ड है। 1 रुपीज डिपॉजिट करेंगे तो कम मिलेगा, 10/100। अब कितना इन्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट नॉर्मली कंपाउंड का होता है, सिंपल का प्रैक्टिकल कोई यूज नहीं होता है। तो 1100 अब हमारा बैंक के पास हो गया है ना। बैंक को हम लोगों ने दिया था 1000, बैंक ने बोला था आप 1000 रुपए दे दीजिए, एक साल में आपको 100 रुपए दे देंगे। कैसे पता चला हमें एक साल में 100 रुपए दे देगा, ये बताया था ना जब स्कीम बताया, तब तो ये बताया होगा, इसी पे कैलकुलेट करके हम लोगों ने देख लिया। 100 रुपए बैंक ने बोला था। फिर बैंक बोला था आपका ईयर एंड में जितना अमाउंट बनेगा इंटरेस्ट के साथ, फिर आपको उसी पे इंटरेस्ट दे देंगे, इसी रेट पे। ठीक है, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो बैंक हमें इसी रेट पे फिर से इंटरेस्ट देने वाला है। ठीक है, 10% रेट पे। तो 1100 इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10/100 इंटू 1100, 0 0 0 0 कैंसिल, 110। तो इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 1100 पे 10% के लिए 1 ईयर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 110। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर कितना बन गया 1100 तो था ही, प्लस 110, यानी हम लोगों के पास 1210। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट ओवरऑल हमें क्या रिटर्न दिया, ओवरऑल हमें 210 रुपीज एक्स्ट्रा दिया। तो 1000 रुपए रख के बैंक से हमें 1210, 1210 रुपीज मिला। ये हो गया हम लोगों का जो स्कीम, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके साथ एनुइटी का डिफरेंस समझाएंगे, इसी वजह से मैंने ये वाला फिर से बताया। ठीक है, अगर नहीं भी बताते तो भी चलता, लेकिन क्योंकि हम एनुइटी का डिफरेंस समझाएंगे तभी हम लोग करेंगे। अब मान लो हम लोग ये 1000 रुपए का 10% रेट पे एनुइटी कर रहे हैं, 1000 रुपए का हम लोग 10% रेट पे एनुइटी कर रहे हैं। अब एनुइटी कैसा होता है, 2 साल के लिए मान लो हम लोग बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं, लेकिन एनुइटी के हिसाब से। तो कैसे होगा, फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया 1000 रुपीज, 1000 डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिपॉजिट कर दिया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मुझे एनुइटी बेसिस पे जो भी रिटर्न है वो मिले। ठीक है, तो 1000 रुपए दे दिया 10% पर एनम इंटरेस्ट पे। बैंक बोलेगा ठीक है, इंटरेस्ट देखिए आपका कितना होगा, 1000 इंटू 10% इंटू 1। ठीक है, तो बैंक बोला आपका 100 रुपीज इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा बात है, 100 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया। तो मैंने 1000 दिया था, मेरे पास 100 रुपीज आ गया, यानी 1100 का मेरे पास टोटल पैसा आ गया। अब बैंक बोलेगा अब हम इंटरेस्ट तभी देंगे जब आप फिर से 1000 रुपीज दोगे। तो मैंने पूछा क्यों, आपने बोला ना एन्युइटी करना है, एन्युइटी करना है तो पीरियोडिक डिपॉजिट होना चाहिए। तो हम आपने बोला था एन्युइटी करोगे तो पीरियोडिक डिपॉजिट करो। डिपॉजिट कितना करना है, जितना पहले किए थे सेम अमाउंट डिपॉजिट करना है। कितने दिन बाद करना है, 1 साल बाद। यहाँ किए थे तो इस साल के स्टार्टिंग में कीजिए, प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में किए थे तो इस ईयर के स्टार्टिंग में कर दीजिए। तो आपको कितना देना पड़ेगा, 1000 देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिपॉजिट बार बार नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बार बार होगा। देखो बार बार होगा ना, ये तो हम लोगों ने चेक किया। पीरियोडिक पेमेंट होगा, सेम अमाउंट होगा, रेगुलरली होगा, स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा। तो मैंने 2 साल के लिए 1000 रुपए जमा करने का सोचा, तो ये कितना हो गया 2100। अब बैंक बोलेगा ठीक है अब इंटरेस्ट दे देंगे आपको, डोंट वरी, अब आपको इंटरेस्ट दे देंगे, आपने एन्युइटी का कंडीशन फुलफिल किया। ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जितना मैंने डिपॉजिट किया है 2100। रेट लेकिन वही है, रेट थोड़ी ना चेंज होता है। ठीक है, रेट वही है 10% इंटू 1 ईयर के लिए। तो ये कितना हो जाएगा
210, ठीक है, ₹210। तो अभी हम लोगों के पास कितना पैसा आएगा अगर हम लोग एन्युटी में चलते हैं, तो 2100 तो फर्स्ट ईयर के एंड में ही हुआ था, प्लस 210 हमें मिल गया, यानी 2310 ये पैसा हमें मिल जाएगा सेकेंड ईयर के एंड में, ठीक है। तो ये हो गया एन्युटी। तो बोलो, क्या एन्युटी और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस समझ में आया? एक बार मुझे हाँ या ना बोल दो कि कुछ समझ में आया या कुछ भी नहीं समझ में आया। समझ में आया कि दोनों प्रोसेस कैसे ऑपरेट होता है? क्या दोनों प्रोसेस का ऑपरेशन समझ में आया कि कैसे होगा? बोलो, समझ में आया कि नहीं? मैंने तो डिटेल्स में ही बोला, बोलो समझ में आया कि नहीं? है मैम। साहिल, नहीं समझ में आया? हम थोड़ा बहुत आया। हाँ, तो इसमें इसमें क्या हुआ, इसमें इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ये एफडी नहीं हुआ, इसका नेचर अगर देखोगे ये फिक्स डिपॉजिट नहीं हुआ। फिक्स डिपॉजिट मतलब एक बार जो पैसा दे दिए दोबारा और नहीं देना है, उसी पे इंटरेस्ट मिलता गया। 1000 रुपीज पे 100 मिला, फिर ये 1000 फिर से डिपॉजिट नहीं किया हम लोग, 1000 रुपीज पे 100 मिला, फिर उस 1000 के वजह से जो हमारा हुआ उसी पे हम लोगों ने 110 कमा लिया। यहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया दोनों, मुझे ये बताओ तुम लोग दोनों, यहाँ कितना इन्वेस्ट किया हम लोगों ने, यहाँ कितना इन्वेस्ट किया, और यहाँ कितना रिटर्न है, यहाँ कितना रिटर्न है? मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इन्वेस्ट कितना किया, पॉकेट से कितना पैसा गया? यहाँ पर इन्वेस्ट का मतलब है अपने पॉकेट से कितना पैसा दिए हम लोग यहाँ पर? 1000। 1000, करेक्ट, ठीक है। और रिटर्न क्या मिला, मतलब एक्स्ट्रा क्या मिला? 1000 तो हम लोगों का ही था, एक्स्ट्रा क्या मिला हमें? ईयर एंड में ये बैंक ने थमा दिया, तो बोलो एक्स्ट्रा क्या मिला? 210। करेक्ट, 210। अब इसका डिफरेंस देखो, यहाँ पर इन्वेस्ट कितना किया और रिटर्न क्या मिला? यहाँ पर इन्वेस्ट कितना किया हम लोगों ने? एक बार 1000 दिया, उसके बाद 2000। 2000, करेक्ट। हम लोगों ने एक बार 1000 दिया, फिर एक बार 1000 दिया, तब ना होगा एन्युटी, तब ना होगा एन्युटी। 2000 दिया और रिटर्न क्या मिला, एक्स्ट्रा क्या मिला? 2000 बैंक ने ये थमाया, 2 साल बाद बोला ये लेके जाइए। ये वाला एक्स्ट्रा कितना, 2310 अगर दे दिया, 2000 हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था, तो रिटर्न कितना बना? 310। और ये 310 बैंक ने हमें कैसे दिया उसका भी देख लो, 100 और 210, 100 और 210, ठीक है। और ये 210 कैसे दिया था बैंक ने? ये 210 बैंक ने दिया था 110 और 100। बोलो, अब थोड़ा सा खुद भी मतलब एक बार देखोगे घर पे तो और भी क्लियरली समझ में आएगा। अभी समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस, ठीक है? अभी समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? यस मैम। समझ में आ रहा है? ऐसे लग रहा होगा, देखो समझ में आएगा तभी तो आंसर दे पा रहे हो ना। समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मतलब डर को अपना साइड में रखो कि मेरे से मैथ्स नहीं होता है, ऐसा मत सोचो, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सभी को समझ में आए, ठीक है? तो ये हो गया। तो ये एफडी बोल रहा है इसको। क्यों बोला मैंने एफडी? इसको एन्युटी बोला क्योंकि देखो ये फिक्स्ड है, 1000 लगाया, एक ही बार 1000 इन्वेस्ट किया, यहाँ पर 2 बार किया, इसीलिए ये एन्युटी है, ठीक है? ये एन्युटी है, ये फिक्स्ड है, इसे हम लोग एन्युटी बोल सकते हैं। और ये कैसा डिपॉजिट है? फिक्स्ड मतलब एक ही बार देना है, एनुइटी मतलब हम लोग बोल सकते हैं रेकरिंग है, रेकरिंग मतलब बार बार देना पड़ेगा। अब रेकरिंग मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एनुइटी का क्वेश्चन क्या है। हाउ टू आइडेंटिफाई इफ क्वेश्चन इज ऑफ एनुइटी। क्या क्वेश्चन एनुइटी का है या नहीं, कैसे हमें समझ में आएगा? ये सिर्फ हम थोड़ा सा वर्ड जो है लिखवा देते हैं, इसको हमें रटना नहीं है, थोड़ा सा हेल्प के लिए, क्योंकि एनुइटी का क्वेश्चन में ना ये नहीं समझ में आता है जल्दी से कि रेगुलर है
कि एन्युटी ड्यू है या फिर एन्युटी का क्वेश्चन है या कंपाउंड इंटरेस्ट का है। बहुत से लोगों को ये सारी चीजों में कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हिंट्स यहाँ पर ले लेंगे ताकि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो क्या क्या वर्ड यूज होता है नॉर्मली अगर क्वेश्चन एन्युटी का हो तो, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा ये एन्युटी का है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये सिंपल इंटरेस्ट का है, वहां तो क्वेश्चन दे देगा, हमें खुद से समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी ये एन्युटी लैंग्वेज खुद प्रेजेंट है, अगर ये एन्युटी लैंग्वेज खुद प्रेजेंट है तो समझ लो कि क्वेश्चन एन्युटी का ही है, इसमें तो कोई दूसरा क्वेश्चन अराइज ही नहीं होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में कुछ इंस्टॉलमेंट बोल रखा है, बोला है कि इंस्टॉलमेंट, कहीं भी लैंग्वेज अगर मिल जाए इंस्टॉलमेंट ऐसा वर्ड अगर मिल जाए तो सोच लो कि वो एन्युटी है। क्यों? इंस्टॉलमेंट के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारा चीज डिस्कस कर लिया। या फिर ऐसे बोल रहा है कि पेमेंट ईच ईयर, ठीक है, या फिर ईच मंथ ऐसे बोल रहा है, या फिर ईच क्वार्टर ऐसे बोल रहा है, तो क्वेश्चन एन्युटी का है। अब ये सारा चीज ऑलरेडी फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी प्रॉब्लम अगर हो तो इसलिए मैंने लिखवाया कि अगर ऐसा वर्ड क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है डेफिनेटली ये क्वेश्चन एन्युटी का है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे। अब कैसे समझेंगे कि एन्युटी रेगुलर है कि एन्युटी ड्यू, उसका हिंट्स लिखते हैं। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई type of annuity in क्वेश्चन। टाइप दो है, टाइप दो था एन्युटी ड्यू और एन्युटी रेगुलर। कैसे समझे कि क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का बोल रहा है कि एन्युटी रेगुलर बोल रहा है? ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल देता है ये एन्युटी ड्यू है, ये एन्युटी रेगुलर है, तब तो हम लोग बच गए। ठीक है, जो बोलेगा उसी तरह से कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया है, दैट मीन्स इफ क्वेश्चन इज, ये हम क्यू फॉर क्वेश्चन लिखे हैं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, पढ़ के कुछ नहीं बताया है टाइप्स के बारे में, अबाउट व्हेन, देखो रेगुलर है कि ड्यू है वो तो ऐसे पता चलेगा ना, अगर बोलेगा एट द एंड ऑफ द पीरियड में देते हैं तो एन्युटी रेगुलर, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में देते हैं तो एन्युटी ड्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट व्हेन इंस्टॉलमेंट आर स्टार्टिंग, मतलब कब इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रहा है, एंड में या बिगिनिंग में। अगर ये बता देता तो हम लोग तो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेते, अगर ऐसा नहीं बता रहा है तो हमें क्या एज्यूम करना है, वी विल यूज एन्युटी रेगुलर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप है, तो हमेशा मान के चलो ये एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पैटर्न है। ठीक है, इस तरह से ही हमें करना है, ये एजम्पशन हमें हमेशा एन्युटी रेगुलर का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एन्युटी रेगुलर मान के चलना है अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है। और एन्युटी ड्यू कब मानेंगे? एन्युटी ड्यू इज यूज्ड when question using words like, ड्यू होने से क्या होगा, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज ही से डिपॉजिट कीजिए। ठीक है, मतलब इमीडिएट, देखो ना यहाँ पर मैंने वो लैंग्वेज भी दिया था इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली अगर मेरा इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कुछ टाइम के बाद स्टार्ट होता है, अगर इमीडिएटली जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऐसा लैंग्वेज दे दिया है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है एन्युटी ड्यू का है। या फिर स्टार्टिंग इमीडिएटली ऐसा लैंग्वेज दे दिया है, मिल जाएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे ना, देखो मिल जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम इमीडिएटली। ठीक है, अगर ऐसा दे दिया, या फिर स्टार्टिंग नाउ ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग नाउ, इस तरह के लैंग्वेज अगर यूज हो रहे हैं तो ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये टर्म पढ़ा, दैट इज एन्युटी ड्यू एंड एन्युटी रेगुलर टाइप्स ऑफ एन्युटी। अब हम लोग दो लैंग्वेज पढ़ेंगे, दैट इज सिंगल कैश फ्लो, यहाँ पर लिखते हैं सिंगल कैश फ्लो और एन्युटी। अच्छा, सिंगल कैश फ्लो और एन्युटी ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो
अगर तुम लोग ये वाला एग्जाम्पल हम दिखाते हैं तो मुझे बोलो, अभी जो मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किया था, क्या ये सिंगल कैश फ्लो नहीं है? कैश फ्लो का मतलब कितना कैश हम लोग दे रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एक ही बार कैश का फ्लो करवाया, बाकी तो बैंक ने उसी पे इंटरेस्ट दे के हमें ये रिटर्न दिया, ये इनपुट था। कैश फ्लो का मतलब होता है जो पैसा हम लोग अपने पॉकेट से दे रहे हैं, यानी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंगल कैश फ्लो है। ये एग्जाम्पल जो है ये हो गया सिंगल कैश फ्लो का, इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल कैश फ्लो, ठीक है। कैश का फ्लो होना सिंगल अमाउंट में, ठीक है, 1000। इसके बाद हम लोगों ने कुछ भी पैसा अपने पॉकेट से नहीं दिया, और जो 2 इयर्स बाद रिटर्न हुआ वो तो हमारा ही पैसा हमें रिटर्न कर दिया विद इंटरेस्ट के साथ। एक ही बार हम लोगों ने पेमेंट किया था 1000, और 2 साल बाद 1210 हम लोग ले लिए, दैट इज सिंगल कैश फ्लो। और यहाँ पर हम लोगों ने 2 बार जो है कैश फ्लो करवाया, इसको हम लोग बोलते हैं एन्युटी, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जो है ना अलग अलग यूज किया जाता है, कंसेप्ट एक ही है, इसीलिए मैंने लिखवा दिया सिंगल कैश फ्लो और एन्युटी। सिंगल कैश फ्लो में क्या क्या कर सकते हैं, मान लो बैंक में एफडी करना चाहते हो, फिक्स डिपॉजिट सुने होगे जरूर। तो फिक्स डिपॉजिट करने का मतलब है सिंगल कैश फ्लो कर रहे हो। मान लो एक 20,000 का एफडी करना चाहते हो, एक 50,000 का करना चाहते हो, दैट इज सिंगल कैश फ्लो। एक बार बैंक को दे दोगे, बैंक स्कीम समझा देगा और बोल देगा 5 साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, दैट इज सिंगल कैश फ्लो। सेविंग्स अकाउंट तो सभी का होता है, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट जो है वो सभी का होता है। ये नॉर्मली बैंक में जाके पहला अगर अकाउंट ओपन करोगे तो सेविंग्स का ही करोगे, ठीक है। और मान लो किसी ने एफडी वगैरह भी तुम लोग के नाम पे करवा दिया, पेरेंट्स ने, वो करवा सकते हैं, लेकिन बैंक में खुद का अकाउंट जो सबसे पहला होता है वो सेविंग्स ही लोग करवाते हैं, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट बैंक में जाके अकाउंट ओपन करवाते हैं तो क्या करवाना चाहिए, सेविंग्स ही करके देंगे, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट मतलब जो पैसा सेव होता है वो रह जाता है। मान लो बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट कर दिया, फिर वहां से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो बच गया वो बैंक में पड़ा पड़ा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के साथ बढ़ जाता है, इसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग्स अकाउंट ये भी सिंगल कैश फ्लो होता है। या फिर वन टाइम लोन एटसेट्रा, ठीक है। वन टाइम लोन, ठीक है। अगर हम लोग एक ही बार में लोन लिए हैं, ठीक है, वन टाइम लोन अगर हम लोग ले रहे हैं, दैट इज सिंगल कैश फ्लो। मतलब हम लोग एक ही बार में लोन ले लिए, बार बार नहीं ले रहे, दैट इज सिंगल कैश फ्लो हो सकता है। अच्छा, एन्युटी में क्या हो जाएगा, एन्युटी जैसे रेकरिंग डिपॉजिट अभी समझाया था, 2 बार 1000 दिया, ठीक है। ये स्कीम में पैसा जमा कर रहा हम लोगों ने, रेकरिंग डिपॉजिट। इंस्टॉलमेंट बेस्ड लोन, इंस्टॉलमेंट बेस्ड लोन, ठीक है। अगर हम लोग लोन जो है वो इंस्टॉलमेंट में ले, ठीक है, दैट इज इंस्टॉलमेंट बेस्ड लोन। और एसआईपी तो अभी मैंने समझाया था, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। अगर हम लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिस्टमेटिक वे से, मंथली ईयरली एक पीरियोडिक अमाउंट के साथ एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, तो एसआईपी होता है। ये सब अलग अलग इन्वेस्टमेंट का नाम है, ठीक है। कभी भी घर पे ये बात डिस्कस हो तो देख सकते हो, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है बैंक में, फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, बैंक से लोन लिया जाता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, ठीक है, एसआईपी करवा सकते हैं। तो ये सब हो गया हम लोगों का अलग अलग इन्वेस्ट, इसमें ये सब सिंगल कैश फ्लो हो गया। और ये रिकरिंग डिपॉजिट बार बार देना पड़ रहा है, रीऑकरिंग एन्युटी हो गया। इंस्टॉलमेंट तो एन्युटी आगे अब लोन हो या कुछ भी हो, इंस्टॉलमेंट बोल रहा है मतलब तो बार बार पेमेंट होगा, तो एन्युटी हो गया। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो जिसका कंसेप्ट मैंने समझाया, एसआईपी भी एक सिस्टम से होता है कि मंथली ईयरली क्वार्टरली पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब एन्युटी होगा, ये सब सिंगल कैश फ्लो हो गया। अब हम लोग 2 लैंग्वेज सीखेंगे, दैट इज फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, सिंगल कैश फ्लो का भी और ये एन्युटी का भी। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, एफ वी, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इतना बताओ, ये सिंगल कैश फ्लो था, यहाँ पर ये इन्वेस्ट किया और इतना मिला, यहाँ पर जस्ट मुझे इतना बोलो कि कौन सा फ्यूचर वैल्यू है, कौन सा प्रेजेंट वैल्यू है। क्या फ्यूचर वैल्यू है, क्या प्रेजेंट वैल्यू। स्कीम क्या था, 1000 रुपीज 10% पर एनम बेसिस पे 2 साल के लिए बैंक में रखेंगे तो बैंक हमें 1210 रुपीज रिटर्न देगा। तो इसमें मेरा फ्यूचर वैल्यू क्या था, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, थोड़ा सा कोशिश करो, बता सकते हो। बोलो फ्यूचर वैल्यू क्या था, प्रेजेंट वैल्यू क्या है। प्रेजेंट मतलब आज, फ्यूचर मतलब
जो मिलेगा। तो अगर बैंक में गए और पूछे आप लोगों का एक एफडी स्कीम बताइए, तो बैंक ने बोला ये वाला स्कीम है, ठीक है। तो अगर ये स्कीम में हमें पैसा डिपॉजिट करना है, तो हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा और आज क्या करना पड़ेगा, दैट इज फ्यूचर वैल्यू स्कीम का और प्रेजेंट वैल्यू स्कीम का। तो इस स्कीम को परफॉर्म करने के लिए प्रेजेंट कितना वैल्यू चाहिए और फ्यूचर कितना वैल्यू मिलेगा, ये है क्वेश्चन, बोलो। तो मैम 1000 है प्रेजेंट वैल्यू करेक्ट। और 1210 है फ्यूचर वैल्यू। हाँ, अगर आज इतना पैसा लगाएंगे तो फ्यूचर में इतना पैसा मिलेगा। ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर सिंगल कैश फ्लो दे और हमें क्वेश्चन बोले कि फ्यूचर वैल्यू निकालो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा, ये देखो, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। ये हम लोग ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट में कर चुके हैं, और इसी चीज को हम तुम लोग को दिखा देते हैं क्यों ये वाला सही है। इसी फॉर्मूले में अप्लाई करके दिखा देते हैं। ये देखो, प्रेजेंट वैल्यू मैंने फॉर्मूला अभी अभी जो लिखवाया ऐसे लिखवाया, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू इक्वल यहाँ पर लिखते हैं, फिर ये हटा देंगे, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कितना 1000, तुम लोगों ने ही कहा 1000। 1 आई का मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कितना था 10%, ठीक है। एन मतलब होता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए ये हम लोग कर रहे हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, 2 इयर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। अब ये कैसे करना होता है, 1000, ये पूरा कैलकुलेटर में ही हो जाएगा। देखो अब ये पूरा कैलकुलेटर में हो जाएगा, तो तुम लोगों के पास कैलकुलेटर होना चाहिए हाथ के सामने, ठीक है, तभी तुम लोग समझ पाओगे। तो ये देखो कैसे होगा, ये देखो, ये 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 0.1 हो गया, मतलब ब्रैकेट में 1 प्लस 0.1, ठीक है। और टू दी पावर 2, ये 1000 जैसा ही वैसे ही रह रहा है, लेकिन हम ये पूरे प्रोसेस को कैलकुलेटर पे करना है, प्लस 1 कर देंगे पहले, ये हो गया। मतलब नेक्स्ट स्टेप हो गया 1000 इंटू 1.1 टू दी पावर 2। अब 1.1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इंटू 1.1 करने से भी जो आएगा, इंटू इक्वल करने से भी उतना आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर ऐसा सिस्टम रहता है, ठीक है। तो 1000 इंटू 1.21, ठीक है। अब इंटू कर दो 1000, तो ये कितना आ गया 1210, ठीक है। आया, यही वाला चीज आया, लेकिन इसको फॉर्मूले में करना है। क्यों, पहला बात है ये तो 2 था, कर लिया हम लोगों ने। अगर ये 20 साल का होगा, क्या इतने बार कैलकुलेशन करेंगे, इम्पॉसिबल है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, ये एक प्रोसेस कैलकुलेट कर लिया कि 1000 डिपॉजिट करेंगे। अब ये इसका भी मतलब होता है, इसका ये ऐसा नहीं कि ये कोई फॉर्मूला है तो इसका कोई मतलब नहीं, बिल्कुल मतलब है। इस फॉर्मूले का मतलब ये हो गया कि अगर 100 रुपीज डिपॉजिट करने से 10 रुपीज मिलता है, इस तरह से 10% का मतलब, तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं 1 रुपीज डिपॉजिट करने से कितना मिलेगा 10/100। 10/100 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10 करो, देखो यही आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10, देखो आ गया 0.1, है ना। मतलब ये इंटरेस्ट मिलेगा 1 रुपए पे, ये इंटरेस्ट मिलेगा 1 रुपए पे। तो 1 रुपया इन्वेस्ट करने पे 1 ईयर में 10% रेट पे 1.1 हो जाएगा, और इसी बेसिस पे हमें 2 बार मिलेगा, तो 1.1 अगेन 1.1, ठीक है। इसीलिए ऐसा होगा 1.1 एंड अगेन 1.1, तो 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 1.1 का स्क्वायर मतलब 1 रुपया, अगर 0.1 करके इंटरेस्ट होगा तो 2 साल में इतना हो जाएगा, ठीक है। 2 साल में 1.21 हो जाएगा, तो 1000 रुपया कितना होगा। अगर 1 रुपीज 0.1 इंटरेस्ट पे, 1 रुपीज 0.1 इंटरेस्ट पे 2 साल में 1.21 होगा, तो सेम प्रोसेस से 1000 कितना होगा, ज्यादा रिटर्न होगा, 1000 इंटू 1.21, 1210। ये हो गया फॉर्मूला का मतलब, ठीक है। ये फॉर्मूला का मतलब हो गया, हर एक फॉर्मूला का मतलब होता है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब कुछ फॉर्मूला बेस्ड पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल फॉर्मूला इसीलिए किया गया है ताकि हम लोग शॉर्टकट में कर सके। अगर ये 20 ईयर्स 30 ईयर्स होगा तब थोड़ी ना इतना बार हम लोग ड्रॉ करके कर सकते हैं, इम्पॉसिबल मैटर है, प्रैक्टिकली भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का लिंक मैंने समझा दिया, और इसी वजह से ये फॉर्मूला हो गया। हम लोगों को अगर सिंगल कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू पूछेगा तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, और ये कैसे मिलता है, मल्टीप्लाई कर करके मिला, मल्टीप्लाई करने को हम लोग
बोलते हैं कंपाउंडिंग करना। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना, जैसे मल्टीप्लाइंग होता है वैसे कंपाउंडिंग होता है, तो ये कंपाउंडिंग करके मिला। अगर क्वेश्चन में हमें कुछ ऑपोजिट पूछे, जैसे कि मान लो ये पूछ लिया कि बताओ प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, तो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसी फॉर्मूले को जस्ट एक्सचेंज कर देंगे। कैसे? ये क्या लिखा हुआ है देखो, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बोलो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, क्या दूसरा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? नहीं, दूसरा फॉर्मूला क्यों याद करें? ये फ्यूचर वैल्यू, ये मल्टीप्लाई है, इसके नीचे लिखो तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। जस्ट फॉर्मूले को इधर से उधर कर दो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेंज कर दो, तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू प्लस 1 + i होल टू दी पावर n। तो यहाँ पर क्या हुआ था, प्रेजेंट वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्यूचर का वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि आज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर में उससे ज्यादा मिलेगा, इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। अगर ये पता करना हो कि मुझे 1210 रुपीज फ्यूचर में मिलेगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो मुझे आज कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मेरे को डिपॉजिट के तौर पे कितना रखना है वो नहीं पता, अगर मुझे ये बताया जा रहा है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको 2 साल में 1210 रुपीज मिलेगा, आप बताइए आपको प्रेजेंटली कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब मुझे ये 1000 पूछ रहा है, बोलो 1000 कैसे निकालोगे, तो प्रेजेंटली मुझे कम ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो कम का मतलब अभी मैंने बोला ना डिवाइड करना होता है, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना। डिवाइड करना मतलब क्या, कम, कम मतलब क्या होता है, डिस्काउंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना। तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा। देखो फॉर्मूला इधर उधर कर दिया, हो गया। अब क्या वो क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू आया था 1210, ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने करवाया वहां पर देखो फ्यूचर वैल्यू आया 1210 और 1 + i मतलब कितना आया 10% होल टू दी पावर 2। अब ये कैसे हो जाएगा, 1210 डिवाइडेड बाई 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100, यानी इतना, ये तो मैंने पहले भी दिखाया 1.1 1.1 टू दी पावर 2, ठीक है, 1.1 टू दी पावर 2। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1.1 बिफोर 1 ईयर 1 रुपीज था, 1.1 बिफोर 1 ईयर 1 रुपीज था ना, तो अगर हमें डिवाइड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, 1 रुपीज 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इस तरह से करेंगे। अगर 2 टाइम्स होगा तो 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा। इसी वजह से डिस्काउंटिंग होता है। 1.1 जो है वो 1 ईयर के बाद 10% का रिटर्न है, लेकिन इन्वेस्ट कितना था 1 रुपीज। अगर यही प्रोसेस में चलेगा तो डिस्काउंटिंग करने से ऐसे हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, ये देखो 1.21 हो गया, 1210 डिवाइडेड बाई 1.21 डिवाइड कर दो। अब देखो 1210 डिवाइडेड बाई 1.21, ठीक है, तो कितना हो गया 1000 आ गया, आंसर मिल गया कि 1000 रुपीज इन्वेस्ट करने पे प्रेजेंटली हम लोगों को फ्यूचर में कितना मिल जाएगा 1210। ऑब्वियसली ये पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकते। तो मैंने ये वाला हटा देते क्योंकि इधर भी फॉर्मूला लिखेंगे। ये दोनों चीजें देखो मैंने समझा दिया, डिटेल्स में समझा दिया, ठीक है। कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग भी लैंग्वेज यूज हो सकता है। देखो बहुत सारा अलग अलग टर्म समझाया, क्योंकि अलग अलग टर्म से रहता है। सबसे टफ पोर्शन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एन्युटी ही होता है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट तो इजीली समझ में आता है, इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या टर्म सीखा, सिंगल कैश फ्लो, एन्युटी, सिंगल कैश फ्लो में फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। अब हम लोग एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, तो फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे रेगुलर। लेकिन इसके लिए भी ना मुझे एक एग्जांपल देना पड़ेगा प्रैक्टिकल, नहीं तो तुम लोग नहीं समझ पाओगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, क्योंकि ये फॉर्मूला और भी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो अब फिर से एक एग्जांपल मुझे देना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक आरडी कर लेते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट। कैसे करना है ये डिपॉजिट, कैसे करना है, ईयरली डिपॉजिट होगा, ईयरली कुछ पैसा डिपॉजिट होगा। कितना पैसा हम एग्जाम्पल में दिखा देते हैं। सेम अमाउंट है ₹5000, 4 years starting from end of the period, rate 10% पर एनम। इसको हम ड्रॉ करके ही समझाएंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग एक रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं,
4 साल के लिए कर रहे हैं, कितना करके डिपॉजिट करेंगे 5000, मतलब हर साल डिपॉजिट करना है 5000 4 इयर्स के लिए। लेकिन क्वेश्चन क्या है, रेट क्या मिलेगा 10% पर एनम। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि 5000 कब देना है, ईयर के स्टार्टिंग में या ईयर के एंड में, बता दिया है क्वेश्चन में, हमें देना है स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ द पीरियड, पीरियड के एंड में। तो ड्रॉ कैसा होगा देखो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ठीक है। अच्छा, ये ईयर मान लो जैन में शुरू हो रहा है, दिसंबर में खत्म हो रहा है, फिर ये दिसंबर में खत्म होगा, मतलब फिर ये जैन में शुरू, दिसंबर में खत्म, फिर जैन से शुरू, दिसंबर में खत्म, फिर जैन से शुरू, दिसंबर में खत्म, ये ऐसा पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग एंडिंग, फिर यहाँ से ही स्टार्ट, अब दो मतलब एक दिन का क्या हम ड्रॉ करके दिखाए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग एंड दोनों को मिक्सड अप करके दिखा रहे हैं। अब हमें बोला है कि 5000 डिपोजिट करना है 4 साल के लिए, लेकिन एंड में, ठीक है, एंड में डिपॉजिट करना है, तो 5000 यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। अब ये जो 5000 यहाँ डिपॉजिट हो गया, फिर नेक्स्ट 5000 यहाँ डिपॉजिट होगा इस ईयर के एंड में। ये देखो, ये ईयर स्टार्ट हुआ यहाँ पर 1 तारीख, 2 तारीख, ऐसे करके जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5000 डिपॉजिट कर दो, फिर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त करके इस तरह से डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 5000, फिर यहाँ पर डिपॉजिट कर दिए 5000, फिर यहाँ पर डिपॉजिट कर दिए 5000। तो 4 साल में 4 बार ही डिपॉजिट होगा, 4 साल में 4 बार डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 10% करके, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 10% करके। अब बोलो ये 5000 पे मुझे कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, ये जो 5000 डिपॉजिट किए, हमारा स्कीम तो खत्म होगा 4 साल बाद, तो जो भी पैसा विथड्रॉल होगा 4 साल बाद ही होगा, मिडिल में करोगे पेनल्टी लगेगा। अभी हम लोग तो नहीं बोल रहे हम लोग मिडिल में पैसा निकाल रहे हैं या फिर हमारा स्कीम को जो है वो तोड़ दे रहे हैं, ऐसा तो हम लोग नहीं बोल रहे, हम लोग ये स्कीम को पूरा कंप्लीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बीच में कोई पैसा विड्रॉल नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे ये बोलो, ये 5000 पे बैंक हमें कितना इंटरेस्ट देगी, बैंक हमेशा जितने दिन के लिए हम लोग पैसा रखते हैं ना उतने दिन का ही इंटरेस्ट देती है। मान लो बैंक में एक अकाउंट खोले थे सेविंग्स, फिर उस बैंक में उस अकाउंट को बंद कर दिए, तो जितना दिन सेविंग्स अकाउंट उस बैंक में खुला हुआ था उस पर जितना इंटरेस्ट मिला होगा मिला, ठीक है। तो मुझे ये बोलो कि ये 5000 पे बैंक हमें कितने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट देगी। ये ड्रॉ देख के भी समझ सकते हो, हम ये टाइम पीरियड ऐसे बता देते, देखो ये पूरे टाइम के लिए इंटरेस्ट देगी, कौन से वाले 5000 पे, ये वाले 5000 पे। और ये कितना टाइम है ये बता सकते हो, ये कितना टाइम है, ईयर में बताओ। 1 मिनट, हम ना लैपटॉप का ये चार्जर और स्विच नहीं दिए, तुम लोग सोच के मुझे बताओ, हम 1 सेकंड स्विच ऑन करके आते हैं। हाँ बताओ, ये कितना टाइम पीरियड हो रहा है, ईयर में बताओ। ये 5000 बैंक के पास कितना दिन रहेगा, जब मैंने ये 5000 बैंक को दिया तो बैंक ये 5000 अपने पास कितना दिन रख सकता है, कितने साल, कितना ईयर, ये है मेरा क्वेश्चन, बोलो। 4 ईयर। 4 ईयर, अच्छा, क्यों 4 ईयर बोलो, ये तो हम यहाँ पर जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 4 ईयर होगा तो कैसे 4 ईयर हो रहा है मुझे एक बार बोलो, ये यहाँ से यहाँ कितना टाइम हुआ बोलो, हो जाता है ये 4 ईयर, सभी 4 ईयर ही बोलते हैं, ये एक मिस्टेक होता है इसीलिए ड्रॉ करके दिखाना जरूरी है। तो ये यहाँ से यहाँ कितना साल हुआ, ये बोलो, ये तो मैंने दिसंबर में दिया ना, एंड में दिया, तो यहाँ से यहाँ कितना साल हुआ बोलो। ये 4 क्वेश्चन में मत जाओ, हमें डिपॉजिट एंड में किया, क्वेश्चन के 4 ईयर में मत जाओ, ड्रॉ देखने से तो समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो अगर हम लोग इस साल के एंड में कर रहे हैं, ये कौन सा साल है 22, तो ये 31 दिसंबर 22 में हम लोगों ने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट डिपॉजिट कब करेंगे 31 दिसंबर 23 में, तो 31 दिसंबर 22 से लेके 31 दिसंबर 23 तक कितना टाइम होता है, हम लिखेंगे वही वाला, बताओ कितना टाइम होता है, हम लिख देंगे यहाँ पर। दिसंबर टू दिसंबर कितना होगा, जनवरी से जनवरी कितना होता है, दिसंबर का एंड है ना, मतलब जनवरी का एक ही मानो ना, कैलकुलेशन के लिए जनवरी का एक सोच लो दिमाग में थोड़ा सा, कि हम जनवरी एक मान के चलते हैं, 1 तारीख ने डिपॉजिट 31 को ही करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा है स्कीम। 31 दिसंबर 22 को कर दिया, और ये पैसा बैंक के पास कितना दिन रहा ये बोलो,
ठीक ही बोल रहे थे, थोड़ा सा गलती हो रहा है, वो गलती हम चाहते हैं कि तुम लोग खुद ही सुधारो। तो मुझे बोलो कितना हो रहा है, थोड़ा सा मिस हो रहा है ना। यहाँ से यहाँ कितना साल होता है, यहाँ से यहाँ कितना साल होता है, यहाँ से यहाँ कितना साल होता है, क्योंकि पूरे ये टाइम पीरियड के लिए क्या ये 4 दिख रहा है, ये 4 है, 1 2 3। एक बार सोचो कितना नहीं हो रहा है। मैम, हाँ तो बोलो कितना हो रहा है। 3 years। 3 इयर्स है ना। ये देखो यहाँ से दिसंबर 22 से लेके दिसंबर 23 1 ईयर, फिर यहाँ से यहाँ 1 ईयर, फिर यहाँ से यहाँ 1 ईयर। मतलब ये जो 5000 हम लोगों ने डिपॉजिट किया, ये कितने साल तक बैंक के पास रहा, 3 इयर्स तक। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला अगर ये समझ में आ रहा है, तो जब ये 5000 दिया, ये बैंक अपने पास 3 साल तक रख पाया। अब ये 5000 जब डिपॉजिट किए, तो ये बैंक अपने पास यहां तक रखा होगा, और ये टाइम पीरियड बताओ मुझे कितना हो रहा है। ये डिपॉजिट किया हम लोग 31 दिसंबर 2023 में हम लोगों ने डिपॉजिट किया, तो दिसंबर 23 से दिसंबर 24 और दिसंबर 25, मुझे बोलो कितना साल होता है। बोलो। अरे गलत होगा कोई बात नहीं है, बोलो ना, गलत होगा तभी तो सही समझ पाओगे, अगर गलत नहीं बोलोगे तो कैसे सही वाला समझ में आएगा। बोलो यहाँ से यहाँ ये कितना हो गया। ये 5000 दिया मैंने 31 दिसंबर 23 को, कितने टाइम के लिए दिया, 25 तक के लिए दिया, क्योंकि मुझे पता है 4 साल का स्कीम है। 4 साल बोल रहा है, लेकिन पैसा डिपॉजिट तो एंड में करना है ना, ईयर के एंड में करना है। तो ये कितना हो गया, 2 ईयर। ठीक है, अच्छा और ये बताओ, ये वाला यहाँ पर जो 5000 दिया, ये कितने साल के लिए रहा बैंक के पास, ये वाला कितने साल के लिए रहा। ये 2024 में दिए और 25 तक बैंक अपने पास रखेगा, फिर दे देगा, तो 24 से 25, ये दिसंबर का एंड, तो कितने साल रह रहा है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मैम 1 नवंबर। year। 1 ईयर, इसी तरह से कैलकुलेट करना है ना। देखो ये वाला चीज समझ में आया, क्यों 4 नहीं होगा, क्यों 3 2 1 होगा, क्या ये वाला समझ में आ गया। क्योंकि काउंट करो खुद, दिसंबर का एंड मतलब जनवरी का शुरू, तो जनवरी से लेकर दिसंबर 1 साल, यहाँ जनवरी से लेकर दिसंबर 1 साल, यहाँ जनवरी से ये सब 1 1 साल का पीरियड, ये भी 1 ईयर है। यहाँ से ये देखो हम समझा देते हैं, ये देखो यहाँ से लेके पूरा यहाँ ये 1 ईयर है, यहाँ से लेके ये 1 ईयर है, यहाँ से लेके ये 1 ईयर है, यहाँ से लेके ये 1 ईयर है। लेकिन बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर के एंड में दो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 5000 बैंक कितने दिन यूटिलाइज करेगा, उतने दिन ही इंटरेस्ट देगा, तो ये 5000 बैंक इतने दिन यूटिलाइज करेगा। और ये टाइम पीरियड 3 मंथ्स का हो रहा है, सॉरी 3 इयर्स का हो रहा है, मंथ्स बोल रहे हैं, 3 इयर्स का हो रहा है, मंथली भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन ईयरली लिया है। अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे होगा। तो 5000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5000 पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5000 डिपॉजिट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले रखा है मैंने, 10% पर एनम, तो 1 प्लस 10%। ठीक है, कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए, ये टू दी पावर 3 हो जाएगा। सेकेंड वाला कैसा होगा पता है, 5000 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर टू दी पावर 2। ठीक है, 1 ईयर का 5000 इंटू 1 प्लस 10% टू दी पावर 1, इस तरह से होगा। चेक करते कितना होता है। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो गया 1.1, 1.1, और ये 3 टाइम्स होगा, तो इंटू 2 3। ठीक है, इंटू 5000, तो ये हो गया 6655, ये वाला। ठीक है, तो ये इस 5000 पे हमें इतना मिलेगा। अभी अलग अलग क्यों दिखा रहे, समझाते हैं ताकि फॉर्मूला समझ में आए कि कहां से आ गया फॉर्मूला। फिर 1.1 सिमिलरली 2, कितना हो गया, ये पैसा 6050 हो जाएगा 2 इयर्स में, और ये 5000 कितना हो जाएगा 5500। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, तो 5500 प्लस 6050 प्लस 6655, तो ये कितना हो गया 18205। ठीक है, ये देखो 18205, बट एक पॉइंट अभी भी बाकी है,
और एक 5000, ये देखो ये वाला जो कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, ये जो 3 इयर्स लिखा ये इस 5 के लिए लिखा, ये जो 2 इयर्स लिखा ये वाले 5 के लिए लिखा, ये जो 1 ईयर लिखा ये वाले 5 के लिए। ये जो 5000 हम लोगों ने डिपॉजिट किया ये 4th ईयर एंड हो रहा है, 4th ईयर के एंड में करना है क्योंकि स्कीम ही वैसा था। क्या बैंक इस पे कोई इंटरेस्ट देगा? मुझे इतना बताओ, क्या बैंक इस पे कोई इंटरेस्ट देगा? अगर हम लोग बैंक के पास रखेंगे तब इंटरेस्ट देगा, लेकिन हम लोगों का विथड्रॉल का टाइम आ गया है, बैंक बोलेगा आप अपना पैसा लेके जाइए, लेकिन स्कीम के हिसाब से आपको ईयर एंड में 5000 मुझे देना पड़ेगा। तो बोलो क्या ये 5000 पे हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, दिख रहा है? ड्रॉ से भी बताओ क्या इस 5000 पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा? ये वाले 5000 पे, बाकी तो मैंने दिखाया ना। इसके लिए ये, इसके लिए ये 2 इयर्स, इसके लिए ये 1 ईयर, और इसके लिए 0 ईयर। ये कभी भी इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। ये 5000 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, ये 2 इयर्स के लिए हो रहा है, ये 1 ईयर के लिए हो रहा है, ये 0 ईयर के लिए हो रहा है, क्योंकि स्कीम ही खत्म हो गया तो कोई भी इंटरेस्ट इसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो बैंक हमें क्या करेगा? बैंक हमें ये पैसा ऐसे ही रिटर्न कर देगा, ठीक है, विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो प्लस 5000 करके बैंक हमें टोटल कितना देगा? 23,205। इतना पैसा हमें बैंक दे देगा। ऐसे ही होता है बैंक का, ऐसे ही सिस्टम होता है। बैंक का सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इतना आसान नहीं होता है। तो बैंक अलग अलग बहुत सारे स्कीम बना के रखती है, तो ऐसे ही वो लोग कैलकुलेट करके हम लोगों को पेमेंट वगैरह करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस तरह से, देखो एक बार घर पे देखोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। 5000 डिपॉजिट एंड में एंड में एंड में एंड में, अब ये वाले एंड तो खत्म, स्कीम ही खत्म, तो बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो इंटरेस्ट क्यों देगा? नहीं देगा। इस पे 0 इंटरेस्ट, लेकिन प्रिंसिपल तो मिलेगा, एक्चुअल अमाउंट तो मिलेगा। हाँ मिलेगा, स्कीम के हिसाब से डिपॉजिट जरूर करना है 5000, लेकिन एक्चुअल अमाउंट मिलेगा विदाउट एनी इंटरेस्ट, क्योंकि स्कीम ही ऐसा था, ऐसा स्कीम भी होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में दिखाएंगे, देखो कैसे होगा। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी, ये एन्युइटी है, क्यों एन्युइटी है? ये इतने सारे फीचर्स को फॉलो कर रहा है, दैट्स व्हाई ये एन्युइटी है। तो फ्यूचर वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे होगा? तो फर्स्ट ये रेगुलर है कि ड्यू है? एंड में हुआ है, एंड होने से रेगुलर होता है, ठीक है, और बिगिनिंग होने से ड्यू होता है, बस इतना याद रखना है। तो रेगुलर है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर कैसे होता है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। एफ भी ए एफ ऐसे भी लिखा जाता है, ये मैंने बता दिया। एफ का मतलब फ्यूचर, भी का मतलब वैल्यू, ए का मतलब एनुइटी, एफ का मतलब फैक्टर होता है, ठीक है, फैक्टर भी बोलते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी फैक्टर रेगुलर। अब ये इसका फॉर्मूला देखो, ठीक है, ए इंटू एफ बी ए एफ एन कॉमा आई। क्या ऐसे याद रखना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है, जो याद रखना है हम बता देंगे। ए इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ठीक है, ये वाला याद रखना पड़ेगा। a इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। क्या हम लोग ये समझ सकते हैं ये फॉर्मूला क्यों ऐसा हुआ? बिल्कुल समझ सकते हैं। हम लोग क्या डिपॉजिट करेंगे? 5000 करके डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, और रेट क्या बोला है? 10%। अब जब जैसे ही हम लोग 1 के साथ मल्टी ऐड करके लिखते हैं ना, फिर से वही कंसेप्ट आ जाता है कि इसका मतलब 0.1 इंटरेस्ट मिलेगा 1 रुपीज इन्वेस्ट करने पे, और 1 रुपीज इन्वेस्ट होने के बाद 1.1 हो जाएगा, सेम कंसेप्ट। और ऐसा कितने बार करना है? ऐसा 4 टाइम्स करना है, 4 टाइम्स, ठीक है। -1 क्यों बोलो? एक्चुअली ये 4 टाइम्स कहाँ हो रहा है? 3 टाइम्स ही तो हो रहा है, सोच के देखो। ये 5000 3 टाइम्स, फिर ये 5000 2 टाइम्स, फिर ये 1 टाइम, ये लास्ट वाला तो 0 टाइम्स हो जा रहा है। मतलब ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये स्कीम कितने दिन के लिए इंटरेस्ट देगा? 4 ईयर स्टार्टिंग पेमेंट एट द एंड अगर है, पेमेंट एट द एंड अगर है, तो ऑब्वियसली ये हम लोग को 1 कम देगा। मतलब 1 रुपए जब हम लोग यहाँ पर ऐसे 1 रुपए अप्लाई करेंगे तो पहले हमें कैसे मिलेगा? देखो इसको अगर ऐसे समझते हैं, 1 2 3 4, यहाँ 1 रुपए डिपॉजिट किया, ठीक है, इस पे हमें 3 इयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर यहाँ 1 रुपए डिपॉजिट किया 2 इयर्स का, फिर यहाँ 1 रुपए डिपॉजिट किया 1 ईयर का, फिर यहाँ 1 रुपए डिपॉजिट किया, कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर 4 फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है, -1 इसीलिए करना है क्योंकि एक कंपाउंडिंग हम लोग ज्यादा दिखा रहे हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग 3 टाइम्स होना चाहिए। तो -1 करने का मतलब है एक रुपए पे हमें किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो फॉर्मूला ऐसा बना हुआ है, तो हमें ऐसे ही
सीखना पड़ेगा। तो -1 इसीलिए कि जो 1 रुपए पे हमें आगे जाके इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, डिवाइडेड बाई आई, आई मतलब 10%। ठीक है, देखो आंसर आता है कि नहीं सेम तरीके से। तो 1.14 टाइम्स, 1.14 टाइम्स 2 3 4, ठीक है, -1, ठीक है, तो ये हो गया 0.4641 सॉल्व करने पे डिवाइडेड बाय 10%, 10%, ठीक है, 4.641, 5000 इंटू 4.641, 23,205। सिमिलर, देखो सिमिलर 23,205, लेकिन फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा। ये इतना सा था ड्रॉ कर लिए, लेकिन सारा चीज तो ड्रॉ करके नहीं कर सकते हैं ना। मतलब सिंपल सा बात है, देखो यहाँ पर भी वही चीज था, 5,000 करके जो डिपॉजिट करते वो तो हमें मिलेगा ही। 4 डिपॉजिट का कितना हो गया 20,000, एक्स्ट्रा क्या मिला पता है 3,205। कैसे देखो, और भी एनालिसिस करके समझ सकते हो। देखो हम लोगों ने 5,000 करके 4 बार बैंक को दिया, तो बैंक हम लोगों को 5,000 करके 4 बार का 20,000 तो उसे रिटर्न करना ही पड़ेगा, वो रख ही नहीं सकती है। एक्स्ट्रा कितना दिया 3,205। ये कैसे मिला, अलग अलग इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट अगर चेक करोगे, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो रहा है, माइनस करके देखो, यहाँ पर इंटरेस्ट हो रहा है 1,655, है ना, 5,000 लगाया था ये मिला। यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस करके देखो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.5, ये देख लेते हैं 6,050 माइनस 5,000, 1050, यहाँ पर कितना हो गया 500, ठीक है, ऐड करो 1050 प्लस 500 प्लस 1655, तो ये हो गया देखो 3205। लॉजिक है पूरा, कुछ भी फॉर्मूला ऐसे ही नहीं बनता है, फुल लॉजिक है। तो 3205 हम लोगों को एक्स्ट्रा मिला, तो बैंक ने हमारा एक्चुअल पैसा तो रिटर्न किया, और जो एक्स्ट्रा देने का बात हुआ था इसी वजह से तो बैंक में ले जाके पैसा दिए, एक्स्ट्रा नहीं देता तो क्यों रख देते, घर पे ही रख लेते। तो यहाँ पर 23,205 हमें मिल गया। सेम कंसेप्ट ये 1 रुपए वाले कंसेप्ट पे भी लागू होता है। ये वाला देखो यहाँ पर जो आया था ना, ये कितना आया था 1.4641, तभी तो 1 माइनस करने पे 0.4641, ये क्या आया 0.4641, 0.4641 आया इंटरेस्ट एक्चुअली। ये देखो जब हम लोग 0.4641 डिवाइडेड बाई 10% कर रहे थे ना, ये देखो 10% कर रहे हैं ना, तब हमें क्या दिखा पता है 4.641। ये देखो 4.641 ये जो दिखा यहाँ पर डिवाइड करने पे ये वाला, इसका मतलब क्या है 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज करके 4 बार का 4 रुपीज तो बैंक हमें रिटर्न करेगा ही, और बाकी ये इंटरेस्ट का अमाउंट रिटर्न करेगा। ये तो 1 रुपए का कैलकुलेशन हुआ। अगर यही सेम प्रोसेस 5,000 पे एप्लीकेबल होता है तो ज्यादा हो जाएगा। 1 रुपए का अगर ये रिटर्न होता है तो 5,000 का क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा यानी मल्टीप्लाई, तो 5,000 इंटू ये, तो ये अमाउंट आ गया। तो ये हो गया पूरे फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन, मैंने फुल एक्सप्लेनेशन करके बता दिया है, ठीक है। अगर तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो तो जरूर रिलेट अभी भी कर पाओगे और आगे भी कर पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से लेकिन सुनना है, ये एन्युटी है, इतना आसान नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे ताकि तुम लोग याद रख पाओ। तो फ्यूचर वैल्यू रेगुलर, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, जो याद रखना है उतना ही लिखेंगे, a इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाई आई। अब देखो -1 का कंसेप्ट समझते हो, इसका कंसेप्ट समझते हो, तो ऑटोमेटिकली याद रख पाओगे कि एक्चुअली ये फॉर्मूला ये है। नहीं तो इतने सारे फॉर्मूले में लोगों को फॉर्मूला ही याद नहीं रहता है, और बहुत नॉर्मल बात है। एक तो प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा समझ के याद रखना है, याद तो रखना है, बिना याद के क्या करोगे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ। नेक्स्ट हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एन्युटी ड्यू और रेगुलर में एक ही फर्क है, क्या है पता है, ये 5,000 यहाँ डिपॉजिट कर रहे थे, एन्युटी जो रेगुलर है उसमें, सॉरी जो ड्यू है उसमें 5,000 स्टार्टिंग में डिपॉजिट करेंगे, यहाँ पर एक बार, फिर इस ईयर के स्टार्टिंग में, फिर इस ईयर के स्टार्टिंग में, फिर इस ईयर के स्टार्टिंग में, यहाँ पर नहीं होगा। तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, फॉर्मूला देखो ऐसा होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इंटू 1 प्लस आई।
ये भी समझाएंगे क्यों ऐसा होता है। देखो यहाँ पर सेम फॉर्मूला जो रेगुलर का होता है वो होगा, मतलब a इंटू 1+i, तो एक ही बार फॉर्मूला याद रखने से काम हो जाएगा। अब कंसेप्ट समझोगे तो ये पीछे 1+i क्यों आ रहा है ये समझ जाओगे। देखो कंसेप्ट क्या हुआ, कंसेप्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर समझाते हैं। अगर यही वाला स्कीम हम लोग 4 टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स 5000 बिगिनिंग में डिपॉजिट करते, तो 5000 बिगिनिंग में डिपॉजिट कर दिया, फिर यहाँ पर बिगिनिंग में, ये इस साल का एंड है बट इस साल का तो बिगिनिंग है, फिर यहाँ पर 5000, फिर यहाँ पर 5000, यहाँ भी 4 बार दिए लेकिन 5000 इस तरह से दिए। तो ये वाले 5000 पे इंटरेस्ट हमें कितने टाइम का मिलेगा, ये पूरा 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, इस पे हमें मिलेगा 4 ईयर। ठीक है, ये वाले 5000 पे कितना मिलेगा, 3 ईयर, क्योंकि ये स्टार्टिंग में है ना 3 ईयर। ये वाले 5000 पे कितना मिलेगा, 2 ईयर। ठीक है, और ये वाले 5000 में भी हमें मिलेगा कितना, 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर। लेकिन जब हम लोग फॉर्मूला अलग कुछ नहीं बना के उसी फॉर्मूले में एडिशन करना चाहते, इसका मतलब हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि सभी 5000 रुपए हमें इंटरेस्ट मिलेगा, जहां पर इस मेथड में ये 5000 पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो 5000 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो दोनों स्कीम पे ही मिलेगा। ठीक है, दोनों स्कीम पे ही मिलेगा 5000 पे इंटरेस्ट। लास्ट वाले 5000 पे इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, लास्ट वाले 5000 पे यहाँ नहीं मिलेगा बट यहाँ मिलेगा, क्योंकि लास्ट वाले पेमेंट पे भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इस वजह से ये वाला वैल्यू हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, मतलब और एक बार कंपाउंडिंग होगा, और एक बार कंपाउंडिंग होगा 1+i, मतलब और एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसीलिए। ठीक है, ऐसे होगा। तो ये जो एक माइनस हो जा रहा था फिर यहाँ पर फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, एक ही फॉर्मूले से होता है, इस तरह से ये फॉर्मूला बनाया गया है। बाकी तुम लोग इस क्वेश्चन को अपने तसल्ली के लिए @10% करके ऐसे करके चेक करके देख सकते हो, ऐसे करके जैसे मैंने समझाया ऐसे चेक करके सेम प्रोसेस से अपने समझने के लिए, क्योंकि जितना खुद करोगे एनालिसिस उतना अच्छा समझ में आएगा। ऐसे लिख के करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो। तो ये हम होमवर्क देते हैं तुम लोग के अपने क्लैरिटी के लिए। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं कि करना मतलब जरूरी तो ऑब्वियसली है, लेकिन ये अगर समझ में आता है तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन करके देखोगे तो बेटर होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया। नेक्स्ट अभी हम लोग लिखेंगे दूसरा पॉइंट। अगर क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू का होता है तो वो भी समझने में अगर दिक्कत हो तो क्या क्या लैंग्वेज यूज होता है। देखो फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का अगर क्वेश्चन है तो लैंग्वेज रहता है इस तरह से, टुमारोज वैल्यूज एंड टूडेज मनी, या फिर ऐसा रहता है कंपाउंडेड, क्योंकि फ्यूचर मतलब कंपाउंड होता है, इसीलिए मैंने अलग अलग लैंग्वेज तुम लोग को समझाया। ठीक है, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज रहेगा क्वेश्चन में। तो कंपाउंडेड यूजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये ऐसे लैंग्वेज रहते हैं। ठीक है, बाकी मैंने जैसे समझाया तुम लोग खुद भी पढ़ के समझ जाओगे, ये लैंग्वेज रटने का जरूरत नहीं होगा। फिर भी लिखवा दिया, हाउ टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन इज ऑफ फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है, ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे। एक तो ये कुछ फ्यूचर वैल्यू वाले वर्ड लिखवा दिए, जैसे कंपाउंडेड बोल रहा है तो फ्यूचर का बात कर रहा है। टुमारोज वैल्यूज एंड टूडेज मनीज, टुमारोज वैल्यूज मतलब कल का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, अगर ऐसा बोल रहा है तो टुमारोज वैल्यूज ऑफ, एंड नहीं सॉरी, टुमारोज वैल्यूज ऑफ टूडेज मनीज, आज के पैसे का कल का वैल्यू। ठीक है, अगर ऐसा बोल रहा है तो फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। बाकी अगर सेंटेंस में देखो तो कैसा लिखा हुआ रहेगा, छोटा छोटा सेंटेंस लिखवाते हैं। ए सम ऑफ मनी विल बिकम, ऐसा रहेगा। कुछ एक अमाउंट विल बिकम, मतलब फ्यूचर, विल मतलब हो गया ना फ्यूचर, इंग्लिश में विल मतलब क्या होता है, फ्यूचर, विल, सेल, ये सब फ्यूचर का बात होता है। यू विल रिसीव ₹5000 आफ्टर 3 ईयर एटसेट्रा, मतलब ऐसा अगर क्वेश्चन में रहा है, ये फिक्स्ड एग्जाम्पल नहीं है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, मतलब ये कोई फिक्स्ड बात नहीं है कि ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा, ये एक एग्जाम्पल है। आप
यू विल रिसीव, आपको मिलेगा लाइक 5000, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं लाइक ऐसे 5000 आफ्टर 3 years एटसेट्रा, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फ्यूचर का बात कर रहा है। नेक्स्ट देखो, द अमाउंट स्टैंडिंग एट योर क्रेडिट आफ्टर 5 years से 5 years, ठीक है। मतलब ऐसा अगर क्वेश्चन में बोल रहा है द अमाउंट स्टैंडिंग एट योर क्रेडिट, अब ये क्रेडिट का मतलब क्या होता है, अगर कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए हो तो देख सकते हो जब भी पेमेंट करोगे बोलेगा योर बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, मतलब पैसा कट हो गया। और अगर बैंक हमें पैसा देगा तो ऐसे मैसेज आएगा योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, मतलब आपके अकाउंट में पैसा आया है। तो अगर ऐसा बोलेगा द अमाउंट स्टैंडिंग एट योर क्रेडिट आफ्टर से 5 years, 5 साल बाद आपके अकाउंट में इतना पैसा आएगा, अगर ऐसे लैंग्वेज बोल रहा है तो फ्यूचर का बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, या फिर ऐसे सपोज 10,000 से 10,000 अमाउंट्स टू का मतलब फ्यूचर में कितना हो सकता है, अगर ऐसा लैंग्वेज है। ये सारे के सारे लैंग्वेज जो है फ्यूचर वैल्यू के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक बार लिखवा दिया, अब प्रेजेंट वैल्यू का भी लिखवा देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू के लिए कैसा लैंग्वेज रहता है, टूडेज वैल्यू ऑफ टुमारोज मनी, टूडेज वैल्यूज ऑफ टुमारोज मनी, मतलब कल के पैसे का आज का वैल्यू, तो प्रेजेंट का बात हो रहा है, कल के पैसे का आज का वैल्यू तो प्रेजेंट का बात हो रहा है। अब प्रेजेंट कैसे पहुंचेंगे, प्रेजेंट तक कैसे पहुंचेंगे, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट में जा सकते हैं, जैसे प्रेजेंट वैल्यू को यूज करके फ्यूचर। देखो जैसे यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है प्रेजेंट वैल्यू पता होना चाहिए, वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो फ्यूचर वैल्यू पता होना चाहिए, यानी डिस्काउंटिंग, ठीक है। डिवाइड करना है, कम हो जाएगा ना, वैल्यू कम हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग यूजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन इज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का है, इसको कैसे आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे, तो कैसा सेंटेंस में हो सकता है, देखो जैसे मिस्टर पी बोरोज ₹10,000, और बोरोइंग जो होता है ये समझा देते हैं, देखो ये लैंग्वेज लिख के समझा देते हैं, बोरोइंग इज ऑलवेज 2 days, ठीक है। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है मिस्टर पी बोरोज इतना, मिस्टर पी ने इतना रुपए बोरो किए हैं, तो ये एक प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू, अगर हम लोग उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो वो तो आज ले रहे हैं, आज ले रहे हैं ना, लोन ऐसे थोड़ी ना फ्यूचर में लेंगे, तब तो वैसे लिखा हुआ रहेगा मिस्टर पी ने 10,000 बोरो किया है, बोरो का मतलब ही होता है बताए या ना बताए, प्रेजेंट में बोरो किया है फ्यूचर में, ऑलवेज प्रेजेंट में ही बोरो किया जाता है, फ्यूचर का बोरो क्यों कोई लिखेगा, नहीं लिखेगा ना, बोरो कर रहे हैं उसका कैलकुलेशन करने बोल रहे थे आज के डेट का, ये हो गया। तो बोरोइंग या फिर किसी तरह का लोन अमाउंट, व्हाट इज द लोन अमाउंट, अगर पूछेगा कि बताओ लोन अमाउंट क्या है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लोन अमाउंट कितना होगा, मतलब जो लोन लिए थे उसका अमाउंट पूछ रहा है, लोन लेने का मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू, लोन लेंगे तभी ना उसे इंटरेस्ट के साथ रीपे करेंगे, वो फ्यूचर का बात हो गया, लोन लेना पहला ट्रांजैक्शन होता है और रीपे करना दूसरा ट्रांजैक्शन होता है। तो लोन लेने के केस में लोन लेना एक प्रेजेंट केस होता है और लोन का पैसा रीपे करना एक फ्यूचर केस होता है। तो व्हाट इज द लोन अमाउंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द लोन अमाउंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन में आ सकते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन में आ सकते हैं यहाँ पर 25th नंबर क्वेश्चन से, देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, देखो यू इन्वेस्ट, ऐसे देखो यू इन्वेस्ट 3,000 इन ए 2 year इन्वेस्टमेंट दैट पेज यू 12% पर एनम, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं, देखो कैसे होगा। बोल रहा है हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है 3,000 इन ए 2 years इन्वेस्टमेंट, तो 3,000 इन्वेस्ट किया है 2 years इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्ट 3,000 किया है 2 years के लिए, ठीक है, 2 years, 1 year
फिर 1 ईयर, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है, 12% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा 12% पर एनम, यहाँ भी इंटरेस्ट मिलेगा दूसरे साल भी 12% पर एनम, ठीक है। हम लोग को पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू बताओ, फ्यूचर वैल्यू बताओ, ठीक है, इसका मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू, हम लोग को पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू। मुझे ये बताओ क्या ये सिंगल कैश फ्लो है या एनुइटी है? 3000 डिपॉजिट किया है हम लोगों ने, 3000 इन्वेस्ट किया है, तो क्या ये फ्यूचर वैल्यू है कि सॉरी क्या ये एनुइटी है या फिर सिंगल कैश फ्लो है? इतना बता दो बस, बाकी हम बता देते हैं। तुम लोग मुझे इतना बताओ कि ये वाला क्वेश्चन एनुइटी का है कि नहीं। कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला देखने का जरूरत नहीं, तुम लोग इस चीज में जाओ। एनुइटी सबसे पहला कंसेप्ट, एनुइटी का मतलब एक रेगुलर पेमेंट होगा, एक रेगुलर इंटरवल में, एक पीरियोडिक वे से। क्या 3000 हम लोगों ने देने के बाद और भी 3000 कभी कहीं दिया है? तभी ना एनुइटी होगा। एक बार 3000 बताया, अगर फ्यूचर में भी 3000 कभी देते हैं एक सिस्टमेटिक वे से, तभी तो वो एनुइटी होगा। क्या ये एनुइटी है? नो मैम। नहीं है ना। ये देखो तुम लोग यहाँ पर खुद ही बोले थे जब मैंने ये एग्जांपल बनाया था, इन्वेस्ट किया 1000, वहां इन्वेस्ट 1000, और तो कुछ नहीं है, बार बार थोड़ी ना पेमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा देखो, इसीलिए क्वेश्चन हमें समझना पड़ेगा, इसीलिए क्वेश्चन में हमें नहीं बोलेगा कि रेगुलर है कि नहीं, ये प्रेजेंट वैल्यू, ये फ्यूचर वैल्यू। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? सिंगल कैश फ्लो का, सिंगल कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू निकालना है। ये कैसा क्वेश्चन हो गया? ये हो गया सिंगल कैश फ्लो, ठीक है। इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है? फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर में वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। प्रेजेंट वैल्यू 3000, 1 प्लस आई 12% पर एनम, एन 2 टाइम्स, ठीक है, 1 and 1 2 टाइम्स, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर 12%, तो 12 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया? +1, ये हो गया 2 बार, इंटू इक्वल टू 1.2544 इंटू 3000, हो गया 3763.20, 3763.20। ये चीज तुम लोग अलग अलग कैलकुलेट करके भी कर सकते थे, बट टाइम टेकिंग ना, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ। 3763.20, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, ठीक है, तभी जाके हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका बेनिफिट होगा। आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो इतने सारे, मतलब पूरे क्लास में आज मैंने खाली मतलब समझाया ही है, क्वेश्चन तो अभी हम करवा पा रहे हैं, तो मेरा इतना समझाना, इतना मेहनत बेकार हो जाएगा अगर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिफाई करना है, कैसा क्वेश्चन है? बोल रहा है कि फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी, तो क्वेश्चन में एन्युइटी बोल दिया, तो क्या ये एन्युइटी का ही क्वेश्चन है? आगे पढ़ो या ना पढ़ो, ये एन्युइटी का ही क्वेश्चन है, क्योंकि बता दिया एन्युइटी, तो ये तो आसान हो गया। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है एन्युइटी का। क्या है एन्युइटी? मतलब दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कुछ एक डिपोज अमाउंट होगा जो हम लोग बार बार दे रहे होंगे किसी एक सिस्टमेटिक पैटर्न से और किसी एक टाइम पीरियड के लिए। तो 500 एनुअली, हर साल 500 रुपए करके हम लोग डिपॉजिट करेंगे 7 इयर्स के लिए एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, मतलब हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। हमें पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू बताओ, तो पहले ड्रॉ करोगे, हमेशा ड्रॉ करोगे स्टार्टिंग में, जब ग्रीप आ जाएगा तुम लोगों का तब बिना ड्रॉ किए करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले जितना ड्रॉ करोगे तुम लोग उतना अच्छा समझ पाओगे। मेरा वो जैम बोर्ड खत्म हो गया, उसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मेरे से बहुत जन पूछता है कि ड्रॉ करना जरूरी है, ये तो टाइम वेस्ट है, ऐसे लगता है लोगों को, लेकिन ड्रॉ इसीलिए करना जरूरी है ताकि एक बार सीखोगे और हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अगर सिर्फ इसको सीए के लिए पढ़ना है या सीएमए के लिए पढ़ना है या कॉलेज के लिए भी चाहिए होगा फ्यूचर में जाके, ऐसे सोचोगे तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर लाइफ टाइम के लिए समझोगे तो कभी भी खुद भी बैंक बैंक में डिपॉजिट करोगे बड़े होके पैसा वैसा, तुम लोग भी जब जॉब वॉब करोगे या बिजनेस करोगे, जो भी करो, तो सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है। जो लोग समझाएंगे ना स्कीम, सारा खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो, कोई तुम लोगों को बोका नहीं बना सकता है, ठीक है। इसी वजह से समझ के पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, 26 नंबर जो कर रहे थे। 26 नंबर देखो, 26 नंबर में फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है एनुइटी का, ठीक है। कितने साल के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7,
7 ईयर्स के लिए डिपॉजिट करेंगे 500 करके, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% पर एनम, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ 14% पर एनम सब सही है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि 500 कब पे करना है, ईयर के एंड में या ईयर के स्टार्टिंग में। तो उसका भी मैंने नोट लिखवाया था। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया है देन हमें क्या करना चाहिए, अब हमें थोड़ा सा रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया है कब, हमेशा मानो इंस्टॉलमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया है कि क्वेश्चन कैसा है, तो हमेशा एज्यूम करो एन्युटी रेगुलर, यानी क्या हो जाएगा, in question is silent about when installment are starting, then we use annuity regular, ठीक है। मतलब हम लोग मानेंगे कि हम लोग इंस्टॉलमेंट वगैरह दे रहे हैं, तो 500 हम लोग ईयर एंड में देंगे। मतलब यहाँ पर एक बार 500, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और ये रहा 7th टाइम, ठीक है। हम लोगों को बोला है ऐसे अगर डिपॉजिट करते जाएंगे, ऐसे अगर डिपॉजिट करते जाएंगे तो एंड एंड ये जो एंड हो गया, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू बताओ, फ्यूचर वैल्यू बताना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो एन्युटी का ये क्या है, ये सारा का सारा प्रेजेंट वैल्यू है, ये सारा का सारा प्रेजेंट वैल्यू है। हम लोग को फ्यूचर, ये एक नहीं, सारा का सारा प्रेजेंट वैल्यू है। हम लोग को फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब फॉर्मूला देखो, मुझे तो याद है, तुम लोग 2-3 बार कॉपी से देख के लिखो, खुद याद हो जाएगा। मुझे क्यों याद रहता है, देखो सिंपल, पहले हम लोग 1 रुपीज पे कैलकुलेट करते हैं, तो 1 प्लस 14% होता है, क्योंकि एंड में होने से लास्ट वाले पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आई। और ये 1 रुपए का कैलकुलेशन होता है, हमें 500 रुपए पे निकालना है, तो 500 इंटू, एंड 500 क्या है, एन्युटी, एन्युटी यानी ए, ये क्या है, ये है एन्युटी। एन्युटी यानी जो रेगुलर डिपॉजिट है, ये एन्युटी, ये सब एन्युटी है, ये सारा का सारा एन्युटी है, एन्युटी का अमाउंट जिसको ए से डिफाइन करते हैं। हो गया 500 इंटू 1 प्लस 14%, तो 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 1.14, 1.14। अच्छा, इस पे एन नहीं लगाया मैंने, इस पे एन होना चाहिए, ये एक्चुअली 1 प्लस आई होल टू द पावर एन, हम फॉर्मूला और इसको मिक्सड अप कर दिए हैं। 500 इंटू 1 प्लस 14% डिवाइडेड बाई आई, मतलब 14%, और एन, एन मतलब कितना हो जाएगा, एन मतलब 7 हो जाएगा, ठीक है। एन मतलब 7 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पर 1.14 टू दी पावर 7 -1 डिवाइडेड बाई 14%, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें कैलकुलेटर पे ही करना है। तो 1.4 तो कैलकुलेट कर लिया 7 टाइम्स, इंटू 2 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, ठीक है, मुझे याद है इसलिए हम कर रहे हैं, तुम लोग देख देख के करो। फिर डिवाइड हो जाएगा, 14% से, तो 14% इक्वल, ठीक है। ये हो गया, मतलब ये पूरा वैल्यू आ गया इंटू 500, इंटू 500, 5365, 5365 ऐसे आ रहा है रुपीज, ठीक है। तो 500 डिपॉजिट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बार में, तो वैसे ही 3500 मिलना था, तो बाकी इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। रेट देखो ना कितना हाई है, 14%, इसीलिए इतना ज्यादा आया। ये देखो 5365। अच्छा, इन्होंने 0.35 लिया है, तो वो हम लोग भी ले सकते हैं, तुम लोग के पास तो ऑप्शन रहेगा, तुम लोग कर सकते हो। पॉइंट मेरा आया है 224 आया है, इनका 35 है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जब हम लोग 1.14 मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, ये देखो 1.14 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, ये देखो वो इंटू किया 2 3 4 5 6 7, तो मैंने कुछ भी यहाँ से हटाया नहीं, ये पूरे डिजिट पे मैंने कैलकुलेट किया। अगर तुम लोग 4 डिजिट लेके करोगे, मान लो कैलकुलेटर में हटा सकते, जैसे मान लो ये 4 डिजिट लेके करोगे, मतलब यहाँ तक, तो तुम लोग का आंसर वेरी कर जाएगा। हम यहाँ पर दिखा सकते करके, शायद ऐसे ही इन्होंने लिया होगा, यहाँ पर रब कर सकते हैं क्या, ये तो कैंसिल करने से पूरा ही चला जाएगा, यहाँ पर नहीं हो रहा है। तुम लोग कैलकुलेटर पे करके देखना, इसीलिए वेरी हो रहा है, ठीक है। हम ये ऐसे करके दिखा देते, 2.5022, 2.5022 ये आ गया। अगर हम लोग सिर्फ 4 डिजिट लेते हैं, -1, आई होप कि इनके साथ आंसर हम लोग का फिर टैली हो जाएगा। 14% इंटू 500,
5365, तब एकदम राउंड ऑफ आ गया, मतलब और भी कुछ डिजिट इन्होंने लिया होगा, वैसे यहाँ लिखा होगा इन्होंने कितना लिया है, 2.5023 लिया है, ठीक है, 2.5023 लिया है, इसी वजह से हुआ है इन लोगों का 2.5023, मतलब 1.14234567, 2.502, और ये 6 था ना, तो इन्होंने क्या कर दिया, 23 कर दिया, एक्चुअली 4 डिजिट ही लिया जाता है पॉइंट के बाद, और इन्होंने इसको कितना कर दिया, इन्होंने इसको 3 कर दिया है, ठीक है, इन्होंने इसको 3 कर दिया है, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम लोग एग्जाम में जो नियरेस्ट आंसर होगा वही दोगे, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि 3, 5 और 2, 4 ऐसा प्रॉब्लम अराइज होगा, नहीं होगा, ऑप्शन ऐसा ही रहेगा कि या तो अलग होगा या तो नियरेस्ट होगा। तो क्यों 2, 4 और 3, 5 आया वो भी मैंने समझा दिया, अगर 2.5023 से करोगे तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अब बोल दिया एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ बोल रहा है, तो क्या ये क्वेश्चन सिंगल कैश फ्लो का है क्या एन्युटी, बताओ, बोल रहा है 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो क्या ये सिंगल कैश फ्लो है या एन्युटी है, पहले तो ये बताओ, फिर आगे पढ़ेंगे। एन्युटी। करेक्ट, एन्युटी है, हर मंथ देना है, 200 करके देना है, तो एन्युटी है। इन एन अकाउंटिंग पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर, कंपाउंड एंड मंथली, ठीक है, मतलब पूरे साल में 6% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट गिवन होगा वो मंथली गिवन होगा, इसका मतलब क्या होता है, ये एक स्कीम है, बोल रहा है कि आपको साल भर में 6% मिलेगा, लेकिन 6% का जो पेमेंट है वो मंथली मंथली मिलेगा, जैसे मान लो मैंने किसी को बोला कि सपोज मान लो मैंने किसी को बोला मुझे साल में 30,000 चाहिए, ठीक है, मुझे साल में 30,000 चाहिए, सपोज हम बोल रहे हैं मेरा किसी कोर्स का फीस है पूरे साल का 30,000, मतलब 12 मंथ्स का, इसको ना 12,000 कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, अब बोल रहे हैं मुझे 12,000 चाहिए, आप 1,000 1,000 करके मुझे दे सकते हो, लेकिन मुझे 12 मतलब 12 मंथ्स का इस तरह से चाहिए, तो वो ऐसे हो जाता है कि 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो मंथली में मिलेगा, यहाँ पर तो मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया, एक्चुअली वो कंपाउंड होगा मंथली, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट कैसे काउंट होगा, मंथली, तो 12 बार काउंट होगा, मंथली काउंट होगा तो 12 बार, अगर कोई मुझे 12,000 मंथली में देगा पूरे साल भर का, तो एक कैसे देगा, 1,000 ऐसे करके, तो वही चीज हो गया। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट, 10th नंबर पेमेंट के बाद फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होगा, तो देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझो, देखो क्या बोल रहा है, एन्युटी समझ में आ रहा है, ये एक अच्छा बात है कि हम लोग को ये समझ में आ जा रहा है कि एन्युटी है कि सिंगल कैश फ्लो का है। अच्छा देखो, एंड में डिपॉजिट करना है, ठीक है, 200 इन्वेस्ट करना है एंड में, और कितना बार डिपॉजिट करना है, 12 टाइम्स, क्योंकि एक साल का 12 टाइम्स हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैंने एक बार 12 टाइम्स तक ही बना दिया है, लेकिन हम 10th पेमेंट कैसे होगा वो भी समझाते हैं धीरे धीरे, तो हम लोग कहाँ कहाँ डिपॉजिट करेंगे पैसा, यहाँ पर 200, एंड में बोला है 200 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 एंड 200, तो अगर पूरे साल भर करेंगे तो इतना होगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तो इंटरेस्ट है 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, ठीक है, कंपाउंडेड मंथली, इसका कंसेप्ट ये होता है 6% पूरे साल भर में मिलेगा, लेकिन पर मंथ कितना करके मिलेगा, अगर 12 मंथ्स यानी 1 ईयर होता है, 12 मंथ्स में 6% मिलेगा, तो 1 मंथ में कितना मिलेगा, क्योंकि मंथली करके इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो 6% डिवाइडेड बाई 12, वही चीज मैंने किया, पहले ये कैलकुलेट कर लेते, 6 डिवाइडेड बाई 12 कर लेते हैं, कितना आ गया 0.5, तो 0.5%, क्योंकि यहाँ परसेंट था ना, तो 0.5% हो जाएगा, अब 0.5 का परसेंट मतलब
0.5% मतलब 0.5 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज मतलब 100 होता है, तो ये हो गया 0.005। 0.005 मतलब इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? देखो वैसे 1 साल का तो ऐसा होता कि 100 रुपए में 6 रुपए मिलता, लेकिन ये 100 रुपए में 6 रुपए नहीं, ऐसे नहीं पे किया जाएगा। कैसे दिया जाएगा कि हर मंथ करके इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो पहले मंथ में 0.005, फिर 0.005, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो देने का पैटर्न ऐसा है, लेकिन पूरे साल भर में 6% कवर कर लिया जाएगा। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी? ये क्या है? ये सब एन्युइटी है, ये सारा का सारा एन्युइटी है। फ्यूचर वैल्यू मतलब 1 ईयर के बाद हमें कितना मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में 1 ईयर नहीं पूछा है, बोला है व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी आफ्टर 10th पेमेंट। 10th मतलब 10 नंबर पेमेंट करने के बाद अगर कोई पूछे कि एन्युइटी जो स्कीम आप कर रखे हो उसका फ्यूचर वैल्यू अभी तक कितना हुआ है, वो हमें बताना है। तो काउंट करो 10 नंबर कहाँ आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि फ्यूचर वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो देखो क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। अब ये क्या है? एन्युइटी क्या है? एंड में है, यानी एन्युइटी क्या हो गया? ये हो गया एन्युइटी रेगुलर। ठीक है, एन्युइटी रेगुलर, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ए इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ये हो जाएगा। ठीक है, ए मतलब कितना है? 200। ठीक है, ये अभी अभी देखा हम लोगों ने। 1 प्लस आई कितना है? आई आया 0.005। मैंने एक बार में आई का पूरा कैलकुलेशन कर लिया, 0.005, अदरवाइज 0.5% भी लिख सकते हो, बात एक ही है। और -1 डिवाइडेड बाई आई मतलब 0.005। ठीक है, अच्छा, ये एन कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि हमें पूछा है कि 10th पेमेंट कितना होगा। ठीक है, 10th पेमेंट कितना होगा, तो चेक करो कितना हो रहा है। 1.005। ठीक है, इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक सेकेंड, तुम लोग करो, कैलकुलेटर में करो। 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ रहा है? 1.05114। ठीक है, -1 हो गया, डिवाइडेड बाई 0.005, चेक कर लेते सही लिखा मैंने, हाँ, इक्वल जितना आया इंटू 200, तो ये कितना आ गया? 2045। देखते हैं 2045 आंसर क्या है, देखते हैं। 2044 है, वो 10.22 लिया है। मैंने क्या किया, मैंने पूरा ले लिया ना, 10.22 नहीं लेके मैंने पूरा वैल्यूज लेके किया, वो तो मैंने कंसेप्ट समझाया तुम लोग को। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है अभी भी, स्क्रीन में देखो दिख रहा होगा। नहीं भी अगर इतना छोटा नहीं भी दिख रहा है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ बहुत सारे डिजिट्स हैं, और उन्होंने सिर्फ 2 डिजिट लेके किया है पॉइंट के बाद, इसीलिए उनका आंसर और हमारे आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आया है। ठीक है, ये 2044 है, मेरा 2045 है, बाकी तुम लोग का ऑप्शन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हम बार बार बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं, 28 वाला देखो। बोल रहा है जेड इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। बोलो ये एन्युइटी है कि सिंगल कैश फ्लो? बस यही वाला लास्ट करेंगे, बोलो ये एन्युइटी है कि सिंगल कैश फ्लो? बोलो, इन्वेस्ट कर रहे हैं 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो ये एन्युइटी है कि सिंगल कैश फ्लो? बताओ, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। इसको भी कवर कर लेते हैं, बताने में आसानी रहेगा। क्या ये एन्युइटी है? यस मैम। ये एन्युइटी है। अब बताओ एन्युइटी रेगुलर है कि ड्यू है? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे बोला है, तो एन्युइटी रेगुलर है कि ड्यू है? ड्यू। ड्यू है, ड्यू। देखो है ना, कितने अच्छे से समझ में आ रहा है, एन्युइटी ड्यू है। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। ठीक है, चलो मेन चीज तो समझ में आ गया, बाकी तो ड्रॉ करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाता है कि क्या पूछ रहा है। इलास्ट्रेशन 28 एग्जाम्पल, एक्चुअली एग्जाम्पल है।
अच्छा 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर। ठीक है। अच्छा स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब यहाँ से 10,000 मतलब अभी से हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इस ईयर के स्टार्ट में 10,000, फिर 10,000 ऐसे करके होता जाएगा ना यहाँ लास्ट तक। ठीक है, और नहीं लिख रहे हैं, ऐसे होता जाएगा। ठीक है, तुम लोग लिख सकते हो अपने हिसाब से 10,000 करके। अब हम लोग को बोल रहा है मतलब एन्युटी पता चल गया, ए ये सब एन्युटी है, डॉट डॉट करके लिख लो, ये सब एन्युटी बाद में लिख सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से ड्रॉ करके। अच्छा 10 ईयर के लिए सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, 8% पर एनम करके मिलेगा और हर साल 8% करके ही मिलेगा। 8% को और अलग अलग तरीके से नहीं देना है। जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे 12,000 एक ही बार में देना है, हम एक साल जरूर पढ़ाएंगे लेकिन मुझे अभी एक 12,000 दे देना है, तो ये वैसा हो गया। 8% जो है इसको कुछ अलग से नहीं देना है, एक ही बार में 8% मतलब एक साल 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, हम लोग को पूछा क्या, हम लोग को पूछ रहा है बताओ फ्यूचर वैल्यू। अब क्वेश्चन बता ही रहा है फ्यूचर वैल्यू, तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाए, फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इंटू, वैसे भी देखो प्रेजेंट वैल्यू तो दे रखा है ना, फ्यूचर वैल्यू ही पूछेगा। 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन -1 डिवाइडेड बाई आई इनटू हो जाएगा 1 प्लस आई। क्यों बताओ, क्योंकि ये है एनुइटी ड्यू। ठीक है, एनुइटी ड्यू के फॉर्मूले में और एक बार मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि लास्ट वाले में भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ये वाले में है ना, ये वाले में भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। एक्चुअली ये देखो, ये यहाँ पर ये लास्ट वाला नहीं होगा, तब ना 10 से ज्यादा हो जाएगा। ये एक बार हम दिखा देते, ये देखो 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 10,000 के लिख देते हैं, के मतलब हजार, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर तो और डिपॉजिट नहीं होगा ना, क्योंकि ईयर के स्टार्टिंग में करना है, तो इस पे पूरा 10 साल का मिलेगा, इस पे 9 8 7 6 5 4 3 2 और इस पे 1। ठीक है, तो यहाँ पर मत लिखो, लेकिन अगर घर पे खुद से लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बाद में कि ये तो 11 हो गया, ये स्टार्टिंग में है ना, तो 11 कैसे होगा, 10 होगा, और इंटरेस्ट इस तरह से मिलेगा। चलो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। एनुइटी पता है 10,000, 1 प्लस आई पता है 8%, और -1 और डिवाइडेड बाई आई का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 8%। अच्छा एन नहीं लिखा, एन है 10 ईयर्स इंटू 1 प्लस 8%। ठीक है, चेक करते हैं कैलकुलेटर में कितना होगा। पहले ये वाला 1 प्लस 8% मतलब 8 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ये 10 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइडेड बाई 8%, डिवाइडेड बाय 8% इक्वल इनटू 10,000। ये आ गया 144,865.25 है ना, ये वाला लिख लेते हैं कितना आ रहा है। और ये कितना हुआ था, ये 1 प्लस 8% है, तो 1 प्लस 8% मतलब 8 डिवाइडेड बाई 100, और इसके साथ ही कर लेने से अच्छा होता। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको मेमोरी प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू को मेमोरी प्लस कर लेते हैं, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो। तो 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई होगा ना +1, सिर्फ एक ही बार 1.08 मल्टीप्लाई होगा, इनटू, इनटू का साइन यूज करते हैं, इनटू एमआरसी मेमोरी रिकॉल आ गया, इक्वल कर दो, इनटू करके आंसर आ जाएगा 156,454। इतना तो लिख लेते हैं, 156,454 पॉइंट है कि नहीं, आंसर में चेक करते हैं। 1,564, ये वाला 156,454 0.875, तो हम लोग का 0.875, 8746 है, 875 लिख देते हैं, 0.875। अब यहाँ पर इन लोगों ने हमारे जैसा पूरा डिजिट लेके ही किया है, ये देखो पूरा डिजिट लेके किया है, इसलिए इन लोगों के साथ आंसर हम लोगों का मैच हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू, और इस पे भी कुछ एग्जाम्पल्स है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, लेकिन जो बोला है वो तुम लोग अच्छे से देखो, तो नेक्स्ट दिन भी कर पाओगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।